Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to our channel Learning Classes with Priyanka. I hope you all are doing great. कल आप सभी का एग्ज़ाम है, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पूरी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बहुत इजी लैंग्वेज में रिवाइज करेंगे। तो मैं ना यहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन या मीनिंग नहीं पढ़ाऊँगी, बल्कि कॉन्सेप्ट को ना इस तरीके से समझाऊँगी कि एग्ज़ाम में आंसर जो है आपको याद रहे। आप साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हैं, ताकि जो कोई कीवर्ड्स होते हैं ना वो नोट डाउन कर सके, क्योंकि आज की क्लास आपको जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम राइटिंग में हेल्प करेगी। आपको ना रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी आंसर्स को जो है आसानी से लिख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में लॉन्ग आंसर को लिखते समय ना हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे मीनिंग डेफिनेशन पहले लिखनी है, फिर कॉजेज़ या करेक्टरिस्टिक्स या इफ़ेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस जो भी पूछा जाता है उनके बारे में लिखना है, विद हेडिंग विद पॉइंट्स। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको कॉन्क्लूज़न भी ज़रूर लिखना है ठीक एग्ज़ाम में। कल एग्ज़ाम है, इसलिए पैनिक बिल्कुल भी मत करना। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, हेडिंग्स को याद कर लेना, मीनिंग्स को याद कर लेना। ठीक है, फिर आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर ये रिवीजन लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बीएड एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी शेयर कर चुकी हूँ। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में हेल्प करेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स मीनिंग एंड फीचर्स की लिंग की अवधारणा, अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी दोनों बार पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें हम जेंडर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि जेंडर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सेक्स और जेंडर क्या है हम इनको समझ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है ना दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यही कन्फ्यूज़न क्या होता है, आपका मार्क्स कटवा देता है। तो आज हम इसे बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का पिंक कलर पहने तो क्या वो लड़की बन जाएगा? है ना, नहीं ना। तो यही डिफरेंस क्या होता है, सेक्स और जेंडर में होता है। मतलब क्या हुआ कि सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और जन्म पर तय मतलब डिटरमाइन होती है बर्थ पे गुणसूत्र हार्मोन और अंग से। मतलब सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है, यानी हमें जो जन्म से मिलता है, मेल है या फीमेल है, मतलब बॉय है या गर्ल है। कि डॉक्टर जो है बच्चे के जन्म के टाइम पर उसकी बॉडी को देखकर ही बता देता है कि बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेक्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये प्रकृति द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें जेंडर की, तो जेंडर क्या है, जेंडर होता है जो समाज द्वारा बनाया जाता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स बिहेवियरल आइडेंटिफाइज, नॉट बायोलॉजिकल, लर्न थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, वेरियस अक्रॉस कल्चर हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड सोसाइटीज़, फ्लूइड एंड चेंजेबल, नॉट फिक्स लाइक सेक्स। मतलब बता देती हूँ मैं आपको कि जेंडर जो है, जो समाज के द्वारा बनाया जाता है। समाज डिसाइड करता है कि लड़कों को कैसे रहना चाहिए और लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। मतलब लड़कियों को कहा जाता है कि वो खाना बनाए, और लड़कों को कहा जाता है वो स्ट्रांग बने। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोसाइटी की सोच है। तो जेंडर जो है समाज के द्वारा बनाया जाता है। आप पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स, बायोलॉजिकल बेस्ड और ऑटोनॉमी, कॉर्नमियस एंड हार्मोनियस। बता ही दिया मैंने आपको, बायोलॉजिकल होता है, यूनिवर्सल है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता कल्चर और सोसाइटी के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। ये आपको सभी करेक्टरिस्टिक जो है अभी डिफरेंसेस में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी के आपको डिफरेंसेस के पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखियो, मैंने एग्जाम्पल के लिए ना यहाँ लिखा हुआ है कि मेल या फीमेल सेक्स बाय बर्थ जो होता है, एक्सपेक्टेड टू कुक, ये जेंडर होता है जो सोशल यानी कि सोसाइटी द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, कि लड़कियां ही सिर्फ खाना बना सकती हैं, लड़के सिर्फ बाहर का काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, जेंडर जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो आपको क्या लिखना है लिंग और जेंडर में अंतर में, कि सेक्स है बायोलॉजिकल, जेंडर इज अ सोशल एंड कल्चर। मतलब कि महिला होना क्या है, बायोलॉजिकल है, और जेंडर क्या है, महिलाओं को पिंक पहनना पसंद होता है या पिंक पहनना चाहिए, ये सोसाइटी ने बनाया है। सेकेंड है सेक्स इज फिक्स्ड एट बर्थ, जेंडर इज फ्लूइड एंड चेंजेबल। कि जो सेक्स होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जेंडर जो है चेंजेबल होता है। जैसे हम कह सकते हैं पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ महिलाएं खाना बनाती हैं, लेकिन आज कई जगह पे आप देखते हो कि शेफ़ जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, वो चेंजेबल हो गया जेंडर। ठीक है, जैसे संजीव कपूर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब क्या है, जेंडर रोल्स जो हैं वो बदल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेक्स इज़ यूनिवर्सल, जेंडर वेरियस बाय कल्चर एंड टाइम। कि देखिए हर देश में जो है ना मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन रोल्स क्या होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। जैसे अब कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो हैं महिलाएं लीडरशिप करती हैं। तो सेक्स तो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। कि अगर इस कंट्री में बॉय गर्ल है वो फिक्स्ड है, बच्चा जो हुआ, ठीक है, दूसरी कंट्री में भी सेम है। लेकिन जेंडर्स जो हैं अलग अलग सोसाइटी अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ जगहों पे जो है महिलाओं को परमिशन नहीं होती बाहर का काम करने की। कुछ देशों में ऐसा होता है कि लड़कियां जो है बाहर भी जाकर काम कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। तो क्या होता है, वो चेंजेबल होता है कि हर देश में मेल और फीमेल का रोल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स इज़ नेचुरल, जेंडर इज़ लर्न थ्रू अपब्रिंगिंग। सेक्स तो नेचुरल ही हो गया, ठीक है, लेकिन जेंडर जो है वो परवरिश से सीखा जाता है। मतलब छोटे बच्चे को ना स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां जो हैं धीरे बोलती हैं। तो ये सब कौन सिखाता है, ये सब सोसाइटी सिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्स कैन नॉट बी टॉट। कि लिंग को सिखाया नहीं जाता, जेंडर इज टॉट बाय सोसाइटी, लेकिन जेंडर जो है समाज सिखाता है। ठीक, ऐसा ही होता है कि कई बच्चे को मेल फीमेल बनना नहीं सिखाया जाता, उसे पता है वो बॉय है या गर्ल है, लेकिन सोसाइटी सिखाती है लड़के को कैसे बिहेव करना है, या लड़की को कब बाहर जाना है कब नहीं बाहर जाना है, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। तो ये सब क्या होता है, जेंडर सोसाइटी के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सेक्स सेम इन ऑल कंट्रीज़। जो मैंने अभी बताया आपको कि सेक्स जो है हर कंट्री में सेम होता है, लेकिन जेंडर के जो नॉर्म्स हैं वो हर कंट्री में अलग होते हैं। जैसे अब कुछ कंट्रीज़ में जैसे जो शेफ़ होते हैं वो पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में हम कह सकते हैं कि महिलाओं को खाना बनाने के लिए ही दिया जाता है, कि महिलाएं सिर्फ खाना बना सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि लड़के सिर्फ ब्लू पहन सकते हैं, लड़कियां सिर्फ पिंक पहनेंगी। ये सब क्या है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है। कि वुमेन जो है वो सिर्फ नर्स हो सकती हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ मैन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक लड़का हम कहें डॉल से खेले तो सोसाइटी क्या कहती है, ये तो लड़कियों वाला काम है, डॉल से तो लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, लेकिन डॉल से खेलना जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ इन जेंडर स्टेरियोटाइप है। ठीक है, जब सोसाइटी कुछ फिक्स्ड सोच बना लेती है उसे ही स्टेरियोटाइप कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि लड़का पिंक नहीं पहन सकता, लड़के सिर्फ ब्लू पहनते हैं, लड़कियां पिंक पहनती हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़के जो है बाहर खाना बनाने नहीं जा सकते, या लड़के जो है सिर्फ बाहर काम करने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जेंडर जो है ये सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। देखो मैंने यहाँ निष्कर्ष में इस तरीके से लिखा है, सेक्स जो है बॉर्न एज और जेंडर जो है मेड बाय सोसाइटी। तो ठीक है कि सेक्स जो है वो जन्म से मिलता है, जेंडर जो है समाज द्वारा बनाया जाता है। मतलब सेक्स बायोलॉजिकल, जेंडर सोशोलॉजिकल। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैट्रियार्की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। पितृसत्ता के बारे में बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। ठीक है, आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि फैमिलीज़ में जो है फाइनल डिसीजन वो पिता के या पुरुष द्वारा ही लिए जाते हैं? क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किसे ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड होता है पिता के द्वारा। तो उसे ही कहते हैं पैट्रियार्की। कि क्या सिर्फ लड़कों को जो है देर रात बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है आसानी से, क्या घरों में लड़कियों को ज़्यादा काम करवाया जाता है? तो अगर सोसाइटी में जो है ना पावर और कंट्रोल ज़्यादातर पुरुषों के पास हो तो उसे कहते हैं पैट्रियार्की। पी से ही समझ पा रहे होंगे कि पिता का जहाँ ज़्यादा रोल होता है। अब आपको मीनिंग क्या लिखना है, कि सोशल सिस्टम वेयर मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड अथॉरिटी,
फादर एल्डर मेल हेड ऑफ फैमिली डिसेंट थ्रू मेल्स। मतलब पैट्रियार्की एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों के पास जो है ज़्यादा शक्ति, अधिकार और नियंत्रण होता है। जहाँ पुरुष प्रधानता होती है वही पितृसत्ता होती है। ठीक है, अगर फैमिली में हम कहें कि हर डिसीजन सिर्फ पिता ले और महिलाओं की राय को महत्व ना दिया जाए तो वो क्या हो गया, वो पैट्रियार्की हो गया, पितृसत्ता हो गई। कि अगर लड़के को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाए लेकिन लड़की को मना किया जाए तो ये भी सब क्या है, ये भी पैट्रियार्की ही है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है मीनिंग के कि समाज में पावर जो है मोस्टली पुरुषों के पास होती है। जैसे राजनीति में पुरुष ज़्यादा होते हैं, बड़े बिजनेस पोजीशन पर पुरुष ज़्यादा होते हैं, है ना। या कई फैमिली में जो है सबसे बड़े पुरुष को ही हेड माना जाता है। घर का फाइनल डिसीजन जो है वो दादाजी या पिता के द्वारा लिया जाता है। तो ये सब पैट्रियार्की होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं। तो मेल डोमिनेंस, पुरुष वर्चस्व, मैन कंट्रोल फैमिली पॉलिसी एंड इकोनॉमी, कि पुरुष जो है फैमिली, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। पहले महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। वो तो जैसे जैसे फैमिली एजुकेटेड होती है ना तो मेल डोमिनेंस की पावर थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टिल आज भी कुछ घरों में ऐसा होता है जहाँ पर मेल डोमिनेंस बहुत दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल आइडेंटिफिकेशन, नॉर्म सेट बाय मेल एक्सपीरियंस ओनली, कि मानदंड जो है केवल पुरुष के अनुभव से ही सुनिश्चित किए जाते हैं। कि समाज के रूल्स जो है पुरुषों के अनुभव के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि गर्ल्स की सेफ्टी के नाम पर जो है रिस्ट्रिक्शन उन्हीं पर सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल सेंटर्डनेस, मतलब सोसाइटी रिवॉल्व्स अराउंड मैन नीड्स, कि पुरुष जो है वो केंद्रीय होता है, समाज पुरुषों की ज़रूरतों के इर्द गिर्द घूमता है। कि समाज जो है पुरुषों की ज़रूरतों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है। घर में जैसे हम कह सकते हैं लड़के की पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर है कंट्रोल ओवर वुमेन मोबिलिटी, बॉडी एंड सोर्सेज, की महिलाओं की फ्रीडम पर कंट्रोल रखा जाता है। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सब क्या है, पितृसत्ता ही होती है। ठीक है, अब है इंटरेक्शन या आइडेंटिटी अंडर पैट्रियार्की, पितृसत्ता में अंत्यक्रियाएं पहचान, की वुमेन आइडेंटिटी डिफाइंड थ्रू मैन, जैसे कि महिलाओं की पहचान जो है ना अक्सर पुरुषों से जोड़कर देखी जाती है। जैसे वो किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ। ठीक है, गर्ल्स टॉट टू बी ओबीडेंट एंड डोमेस्टिक, बॉयज़ टू डोमिनेंट, कि लड़कियों को बचपन से क्या कहा जाता है कि धीरे बोलो, ज़्यादा मत घूमो, घर का काम सीखो, जबकि लड़कों को जो है डोमिनेंट बनने के लिए इनकरेज किया जाता है। वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड और अंडर वैल्यूड, की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित या कम मूल्यांकित। मतलब क्या है कि कई जगहों पर जो है महिलाओं को काम करने की फ्रीडम नहीं दी जाती। कुछ फैमिली में आज भी गर्ल्स को जॉब करने नहीं दिया जाता है, चाहे लड़की कितना भी पढ़ जाए। कस्टम एंड रिचुअल रीइंफोर्स पैट्रिकल नॉर्म्स फॉर जनरेशन, की रीति रिवाज पीढ़ियों में भी पितृसत्ता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इंपॉर्टेंस में जैसे आप लिख सकते हो हेडिंग डाल के जेंडर इनइक्वालिटी, वो आई थिंक मिस हो गया मेरे से स्लाइड, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इक्वलिटी का क्या मतलब है कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो है भेदभाव होता है, इसे समझने के लिए पैट्रियार्की पढ़ना जरूरी है। इम्पॉर्टेंस की बात की गई ना, क्यों महत्वपूर्ण है पैट्रियार्की, जैसे लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम होना, लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस होना। या फिर सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कि जब हम पैट्रियार्की को समझेंगे ना तभी महिलाओं को इक्वल राइट्स दे पाएंगे, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी जॉब के लिए या उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर थर्ड पॉइंट लिख सकते हो इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए, कि पैट्रियार्की को समझकर ही हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। फिर लिख सकते हो जैसे सोशल चेंज के लिए, कि समाज की पुरानी सोच को बदलने के लिए भी पैट्रियार्की को समझना ज़रूरी है, जैसे महिलाओं को पायलट बनाना, आर्मी ऑफिसर बनाना या साइंटिस्ट बनाना। नीड टू स्टडी पैट्रियार्की, मतलब वही अध्ययन की आवश्यकता, ये जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया है। तो आप अंडरस्टैंड रूट कॉज फॉर जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी, की समाज में लिंग असमानता के मूल कारण को समझने के लिए। बिल्ड जेंडर इक्वल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट पॉलिसी, की लिंग समान शिक्षा एवं सशक्तिकरण नीतियाँ बनाने के लिए। ठीक है,
ये जो इम्पॉर्टेंट्स हैं यही यहाँ पे मैंने ये नीड लिखा हुआ है, तो आप हेडिंग डाल कर भी इसको लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बताई है, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल चेंज है, इक्वल सोसाइटी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख के ये सब हेडिंग लिख के आप पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मीनिंग एंड ऑल डायमेंशंस, कि महिला सशक्तिकरण अर्थ एवं सभी आयाम क्या हैं। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं, महिला सशक्तिकरण क्या है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, अगर महिलाओं को पढ़ने, काम करने, डिसीजन लेने या अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने की पूरी फ्रीडम मिले तो उसे क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें जो है इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देना है। ठीक है, कि इंक्रीजिंग वुमेन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अनेबलिंग वुमेन टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन इक्वली, कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने योग्य बनाना क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़की अपनी पढ़ाई की, करियर की या शादी का डिसीजन जो है खुद ले सकती है तो वही वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं सोशल एम्पावरमेंट, इसके डायमेंशन जो बताने हैं हमें, यानी कि टाइप्स। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड डोरी। ठीक है, कि महिलाओं को समाज में जो है बराबरी का सम्मान और फ्रीडम देना। जैसे पहले लड़कियों को कई जगह पढ़ने नहीं दिया जाता था, जब उन्हें इक्वल एजुकेशन मिलने लगी है तो उनको जो है ये अधिकार भी दिया जाने लगा कि वो अपनी जो है डिसीजन खुद ले सकते हैं। चाइल्ड मैरिज कम हो गई है, डोरी सिस्टम कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू चूज़ ओन लाइफ पार्टनर एंड फैमिली प्लानिंग, कि महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कम उम्र में शादी और दहेज जैसी बुराइयों को ख़त्म करने की पावर। 18 साल से पहले लड़कियां शादी नहीं कर सकती, ये भी एक कानून बनाया गया कि 18 साल से पहले लड़की शादी करना क्या है, वो कानूनी गलत है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनकी एजुकेशनल एम्पावरमेंट क्या है, कि क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल विदाउट जेंडर बायस, की बिना लिंग भेद गुणवत्ता शिक्षा सभी स्तरों पर। ठीक है, कि महिलाओं को बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्वालिटी एजुकेशन देना। अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल स्कूल अपॉर्चुनिटी मिले तो ये क्या है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट है। जैसे लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, सॉरी टीचर्स बन सकती हैं या साइंटिस्ट बन सकती हैं। फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, की इक्वल एम्प्लॉयमेंट किसमें, वेजेस एंड प्रॉपर्टी राइट्स में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मुद्रा स्कीम एंड एसएच, मतलब महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, इक्वल एम्प्लॉयमेंट बनाना, कि वुमेन को भी जॉब्स और सैलरी में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सेम वर्क के लिए उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। जब महिला खुद कमाती है तो वह अपने खुद के डिसीज़न भी ले सकती है। SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, स्मॉल बिजनेस या ऑनलाइन वर्क। ठीक, फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल एम्पावरमेंट, कि राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड पंचायती, कि महिलाओं को जो है पॉलिटिक्स और कानून में बराबर अधिकार होना, महिलाओं को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार होना। महिलाएं जैसे MP हैं, MLA हैं, सरपंच हैं, वो भी वो बन सकती हैं। ठीक है, आज भी कई वुमेन लीडर्स जो हैं देश चला रही हैं। जैसे प्रमुख स्कीम कौन सी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, DV एक्ट 2005 और उज्ज्वला योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था, इस योजना का उद्देश्य था लड़कियों को बचाना और पढ़ाना। ठीक है, DV मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यह कानून जो है महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना क्या है, गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देना ताकि उन्हें जो है स्मोक से कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, ये वुमेन एम्पावरमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, जैसे जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। अगर एक लड़की जो है पढ़ लिख कर टीचर बनती है और अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है तो वही क्या है, वही वुमेन एम्पावरमेंट है। तो आपको क्या लिखना है कंक्लूजन में, कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब महिलाओं को स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और इक्वल बनाना। इसमें जो है वो सोशल भी, एजुकेशनल भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सभी शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के विकास में लैंगिक असमानता। मीनिंग है करिकुलम रिफ्लेक्टिंग एंड रीइंफोर्सिंग अनइक्वल जेंडर रोल्स, की पाठ्यक्रम को असमान लिंग भूमिकाएं दर्शाता एवं सुदृढ़ करता है। कि क्या आपने बुक्स में ज़्यादा मेल साइंटिस्ट और हीरो देखे हैं? क्या अक्सर आपने देखा कि नर्स फीमेल होती हैं और डॉक्टर्स मेल होते हैं? तो यही करिकुलम में क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। मतलब जब पाठ्यक्रम में लड़का और लड़कियों के लिए अनइक्वल रोल्स और स्टेरियोटाइप को बढ़ावा दिया जाता है तो उसे कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम। जैसे जब बुक्स में और एजुकेशन सिस्टम जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रीइंफोर्स करे तो यह है करिकुलम इनइक्वालिटी। अगर टेक्स्ट बुक में हमेशा मदर को ही किचन में और फादर को ऑफिस में दिखाया जाए तो बच्चों के माइंड में क्या होगा, फिक्स जेंडर रोल्स बन जाएंगे। आपने बहुत सारी बुक्स में ऐसा देखा होगा, टेक्स्ट बुक ऐसी होती हैं जहाँ पे पिक्चर प्रिंट होती है कि मदर जो है किचन में काम कर रही है और फादर जो हैं वो ऑफिस जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम है। अब इसमें फॉर्म्स क्या है जेंडर इनइक्वालिटी की। फर्स्ट है टेक्स्ट बुक बायस, वुमेन शो ओनली डोमेस्टिक रोल्स, की बुक्स में महिलाओं को जो है सिर्फ घरेलू काम करते हुए दिखाएं। जैसे मदर कुकिंग कर रही है, ठीक है, फादर जो है मनी अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इससे आप भी क्या सोचेंगे कि वुमेन सिर्फ घर का ही काम कर सकती है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट स्टेरियोटाइपिंग, गर्ल्स जो है आर्ट ले सकती हैं, बॉयज़ जो है साइंस मैथ ले सकते हैं, कि कुछ सब्जेक्ट को बॉयज़ और कुछ को गर्ल्स के लिए सूटेबल मानना। जैसे गर्ल्स सिर्फ आर्ट में अच्छी होती है, बॉयज़ जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं। लेकिन देखिए आज भी ना गर्ल्स भी इंजीनियर और साइंटिस्ट बन रही हैं, ठीक है। आज की जो सोच है ना वो एजुकेशन की वजह से चेंज हो रही है। फिर है लैंग्वेज बायस, डॉक्टर इज़ ही, नर्स इज़ शी, कि लैंग्वेज में भी जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाना। जैसे डॉक्टर के लिए ही यूज़ होता है, नर्स के लिए शी यूज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंसों से क्या होगा, बच्चे के माइंड में ना एक फिक्स्ड इमेज बन जाएगी। फिर है रोल मॉडल्स, की हीरोज़ तो ओनली मेल होते हैं या साइंटिस्ट वो सेलिब्रेट होते हैं, तो बुक्स में सिर्फ मेल हीरोज़ और साइंटिस्ट को हाईलाइट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मोस्टली जैसे मेल फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, है ना, जो लेस वुमेन होती हैं वो अचीवर्स होती हैं। लेकिन आज के टाइम में वुमेन भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, पायलट्स हैं और लीडर्स हैं, ठीक है। अब इनके इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए इसमें ना आपसे सिर्फ जेंडर इक्वलिटी इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम पूछा है। अब इसमें आप क्या हेडिंग्स बनाओगे, क्या पॉइंट्स बनाओगे, तो मैंने ना स्पेशली इसी के लिए ये क्लास जो है आपके लिए बनाई है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ मीनिंग लिख दिया, फिर इसकी फॉर्म्स बता दी, फिर इसके इफ़ेक्ट बता दिए, हिडन करिकुलम बता दिया इसका, जेंडर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग लिखा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में लिखने बैठोगे तो क्या लिखना है, तो आप जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, इफ़ेक्ट लिख दो, इंपॉर्टेंस लिख दो, जो भी आपको समझ में आ रही है, लेकिन हेडिंग और पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है लिमिट गर्ल्स करियर एस्पिरेशंस फ्रॉम अर्ली एज, कि गर्ल्स को क्या लगता है कि कुछ करियर्स उनके लिए नहीं होते। जैसे अगर गर्ल्स हमेशा टीचर या नर्स ही दिखेंगी तो इंजीनियरिंग से क्या होगा, उनको डर लगेगा। रिड्यूस वुमेन पार्टिसिपेशन इन एसटीएम एंड लीडरशिप, कि जैसे साइंस, टेक्नोलॉजीज़, इंजीनियरिंग और लीडरशिप फील्ड में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन जो है कम हो जाती है। फिर है रीइंफोर्स सोशल स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, की पुरानी सोच और डिस्क्रिमिनेशन और मजबूत हो जाते हैं कि बॉयज़ जो हैं स्ट्रांग होते हैं और गर्ल्स जो हैं वो इमोशंस वाली होती हैं, ठीक है। अब है हिडन करिकुलम एंड जेंडर, की स्कूल रूटीन साइलेंटली ट्रांसमिट जेंडर नॉर्म्स, टीचर बिहेवियर डिफर फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स सब्टेंटली, कि स्कूल ना सिर्फ बुक्स से नहीं सिखाता, टीचर का बिहेवियर, स्कूल के रूल्स और एक्टिविटीज़ भी जो है ना बच्चों को जेंडर रोल्स सिखाते हैं। अब टीचर के बिहेवियर की बात करें, अगर टीचर हमेशा बॉयज़ को लीडरशिप दे और गर्ल्स को डेकोरेशन वर्क दे तो ये क्या है, ये एक हिडन करिकुलम है।
स्कूल रूटीन, जैसे अगर स्पोर्ट्स में बॉयज़ को ज़्यादा इनकरेज किया जाए और गर्ल्स को कम किया जाए, तो ये भी क्या है, एक जेंडर इनइक्वालिटी का एक हिडन करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब हो कि बुक्स में वुमेन और मैन दोनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना, है ना, फीमेल को साइंटिस्ट और लीडर्स को भी इंक्लूड करना। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना जिसमें बायस ना हो, जैसे डॉक्टर इज़ ही, डॉक्टर्स कैन बी ही और शी बोथ, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो ये सब क्या है, ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकता है। अगर हम इनके पॉइंट्स की बात करें, इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, स्टेरियोटाइप को हटाने के लिए, या बेटर एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि करिकुलम जो है बच्चों की सोच बनाता है। अगर बुक्स को और स्कूल जेंडर बायस दिखाए जाएंगे ना, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जेंडर इक्वल करिकुलम बहुत ज़रूरी है। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ जेंडर बायस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। की मीनिंग ऑफ जेंडर बायस, कि लिंग भेद का अर्थ बताना है। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट और प्रेजुडिस बेस्ड ऑन जेंडर मोस्टली डिसएडवांटेजेस वुमेन एंड गर्ल्स इन लाइफ स्पेयर्स। क्या आपने देखिए कभी ऐसा नोटिस किया कि कई जगहों पर क्या होता है, लड़के और लड़कियों के साथ जो है अलग अलग बिहेव किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, लड़कियों पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जेंडर बायस में ना अब हम यही पढ़ेंगे कि जेंडर बायस का क्या मतलब है, कि जेंडर के आधार पर जो है किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे जब लड़के और लड़कियों को समान नज़र से नहीं देखा जाता ना, तो उसे कहते हैं जेंडर बायस। अगर हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में लड़के की पढ़ाई पर जो है ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है और लड़की की पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो ये क्या है, ये जेंडर बायस है। ठीक है। फर्स्ट कॉजेज़ है जेंडर बायस का, पैट्रियार्की स्ट्रक्चर। ये तो हमने पढ़ चुका है, जहाँ पर पितृसत्ता होती है, कि समाज में पुरुषों को जो है ज़्यादा पावर और अथॉरिटी दी जाती है। कई घरों में आज भी ऐसा होता है जहाँ फाइनल डिसीजन जो है सिर्फ पुरुष लेते हैं। इससे लोगों को क्या लगता है कि पुरुष ही जो है सुपीरियर होता है। फिर है फैमिली सोशलाइजेशन, डिफरेंट रोल्स थॉट फ्रॉम बर्थ, कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों को जो है अलग अलग रोल सिखाए जाते हैं। जैसे लड़कियों को कहा जाता है वो सिर्फ कुकिंग कर सकती है, लड़कों को कहा जा सकता है वो बाहर जाके काम कर सकते हैं। यही क्या है, यही है इनइक्वालिटी, जहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर है रिलीजियस एंड कल्चर नॉर्म्स, जैसे पर्दा सिस्टम, डोरी सिस्टम या चाइल्ड मैरिज, की कुछ पुरानी ट्रेडिशंस और बिलीफ जो है ना, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बढ़ाते हैं। जैसे दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज है, पर्दा सिस्टम है। ठीक। नेक्स्ट है मीडिया एंड स्टेरियोटाइप्स, की वुमेन एज ब्यूटी ऑब्जेक्ट और हाउसवाइफ, की जैसे मूवीज़ है, टीवी और एडवर्टाइजमेंट कई बार जो है महिलाओं को सिर्फ ब्यूटी ऑब्जेक्ट या हाउसवाइफ के रूप में ही दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि एड्स में जो है ना, वुमेन को किचन में और मैन को ऑफिस में दिखाना, इससे जो है सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अन्य कारण और भी क्या हो सकते हैं, जैसे बायस्ड एजुकेशनल सिस्टम एंड बायस्ड करिकुलम, कि बुक्स और करिकुलम में भी जो है ना जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाए जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि डॉक्टर जो है वो ही यूज़ हो रहा है, नर्स के लिए जो है वो शी यूज़ हो रहा है। ठीक। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस, की रिड्यूस वुमेन पावर टू रेसिस्ट, जब वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर महिलाएं खुद नहीं कमाती तो कई बार उसे जो है अपने राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाने में, हम बोल सकते हैं, डिफ़िकल्टी होती है। फिर है वीक लॉ इन्फोर्समेंट, इक्वालिटी लॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि कई लॉ होने के बाद भी उनका सही इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे डॉरी इलीगल है, फिर भी कई जगह होता है ना। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है जहाँ पे लॉज जो हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। इफ़ेक्ट ऑफ जेंडर बायस, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। लिमिट वुमेन एजुकेशन, कैरियर एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि जेंडर बायस जो है ना, स्कूल की एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर देती है। कई गर्ल्स जो है हायर एजुकेशन नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर बायस।
फिर है प्रमोट्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन सोसाइटी, कि डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है या हरासमेंट है। फिर हिंडर्स ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, कि देखिए जब आधी आधी पॉपुलेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी जाएगी तो देश का जो विकास है ना वो भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो जेंडर इक्वलिटी के बिना जो है नेशनल प्रोग्रेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जेंडर बायस क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, सोशल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, है ना। अगर घर में लड़के को बाहर पढ़ने भेजा जाए लेकिन लड़की को मना कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो आपको कैसे याद रखना है, जेंडर बायस मतलब जेंडर के आधार पर भेदभाव करना। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, पैट्रियार्की, स्टेरियोटाइप, बायस्ड एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको यही 2-4 लाइनें जो है कंक्लूजन में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया असेंट एंड मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो भारत में महिलाओं की स्थिति बतानी है प्राचीन एवं मध्यकालीन काल में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी लिखा था वहाँ पर, हिस्टोरिकल पीरियड मतलब। तो पहले पढ़ते हैं असेंट पीरियड की, कि वुमेन इंजॉयड हाई स्टेटस, रिस्पेक्टेड स्कॉलर एंड थिंकर्स, गार्गी एंड मैत्री पार्टिसिपेटेड इन वैदिक डिबेट्स। ठीक है, स्वयंवर, गर्ल्स हैड राइट टू चूज देयर ओन हस्बैंड, वुमेन स्टडीज वेदास इन गुरुकुल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमने बहुत अच्छे से वेदास के बारे में पढ़ा है बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, वैदिक एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको याद होगा कि वुमेन को पूरी पूरी इंडिपेंडेंस थी हर चीज़ की। ठीक है, तो आज जो है हम इनके स्टेटस के बारे में ही पढ़ेंगे कि भारत में जो है महिलाओं की स्थिति प्राचीन में और मध्यकालीन टाइम में कैसी रही थी। कि देखिए वैदिक काल में जो है महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को विदुषी और थिंकर माना जाता था, वुमेन को सोसाइटी में जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती थी, है ना। गार्गी और मैत्री फेमस वुमेन स्कॉलर्स भी थी, है ना। ये गार्गी और मैत्री ये बहुत ज़्यादा फेमस ये फेमस वुमेन स्कॉलर थी। उन्होंने जो है वैदिक डिबेट्स में भाग लिया था। उस समय जो है वुमेन एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल होती थी। ठीक है, लड़कियों को जो है अपना पति खुद चुनने का अधिकार था, स्वयंवर रचाया जाता था। इससे पता चलता था कि वुमेन को क्या है, फ्रीडम्स हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को जो है एजुकेशन देने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। ठीक है, महिलाएं भी वेद पढ़ती थी। एजुकेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम था। ठीक है, अब मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। तो मेडिवल पीरियड में देखिए शार्प डिक्लाइन ड्यू टू एंशिएंट फ्यूडलिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी, कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। ठीक है, जैसे किसकी वजह से, आक्रमणों की वजह से, समांतवाद की वजह से, रूढ़िवाद की वजह से। ठीक है, फ्रीडम उन्हें कम मिलती थी। सती, विडो इमोलेशन और प्रदा प्रथा इमर्ज्ड, कि सती जैसे पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जलाना। प्रदा प्रथा महिलाओं को पर्दे में रहना। ये प्रैक्टिस जो है महिलाओं की फ्रीडम को क्या करती है, सीमित कर देती हैं। फिर है चाइल्ड मैरिज एंड बैन ऑन विडो रीमैरिज बिकेम कॉमन, कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर, कि कम उम्र में जो है लड़कियों की शादी होना, है ना, उसकी वजह से उनकी एजुकेशन रुक जाती थी, उनकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती थी। विडो मतलब कि जो विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। समाज में विडो के साथ ही भेदभाव होता था। ठीक, वुमेन एजुकेशन सर्वली रिस्ट्रिक्टेड कन्फाइंड टू होम, महिलाओं की शिक्षा बेहद सीमित थी, केवल घर तक ही। ठीक है, कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था। गर्ल्स को जो है एजुकेशन के बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी। एक्सेप्शन जैसे मीराबाई भक्ति या रजिया सुल्ताना, रूलर रिस्ट्रिक्टेड। कुछ महिलाओं ने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी अपनी पहचान जो है बनाए रखी, जैसे मीराबाई भक्ति मूवमेंट की फेमस संत थी, और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की रूलर बनी। उन्होंने साबित किया कि वुमेन लीडरशिप भी कर सकती हैं। इम्पॉर्टेंस क्यों है वुमेन हिस्टोरिकल टाइम पर भी एजुकेशन की, क्योंकि हिस्टोरिकल चेंज को समझने के लिए, जेंडर इक्वलिटी को समझने के लिए, सोशल रिफॉर्म को समझने के लिए। ठीक है, इसका ये बी पार्ट है। बी मतलब आपको जब ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो आपको असेंट पीरियड के बारे में भी लिखना है, मेडिवल पीरियड के बारे में भी लिखना है, आपको कॉनिकल पीरियड के बारे में भी लिखना है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में भी लिखना है, यानी कि मॉडर्न पीरियड के
बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, जैसे सती एब्लोइज्ड बाय लॉ इन 1829, कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। 1829 में जो है सती प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया, कि पति की मृत्यु के बाद जो है महिलाओं को जलाना क्या था, अमान्य था, इसलिए इस प्रथा को ख़त्म किया गया। फिर है सावित्री बाई फूले, जिन्होंने इंडिया फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन 1848, मतलब जो भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। 1848 में उन्होंने जो है महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया। जब लोग जो हैं गर्ल्स एजुकेशन के खिलाफ थे, तब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, इसीलिए उन्हें जो है वुमेन एजुकेशन की पायनियर भी कहा जाता है। फिर है विद्यासागर, विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन 1856, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विडो रीमैरिज का समर्थन किया था। ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा कि 1856 में उन्होंने जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। अब विडोज़ को भी जो है दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार था। फिर है वुमेन जॉइंट गांधी फ्रीडम स्ट्रगल मार्च एंड प्रोटेस्ट, कि महिलाओं ने जो है गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लिया, जैसे मार्च है, प्रोटेस्ट है, या बॉयकॉट मूवमेंट्स है, जैसे सरोजिनी नायडू थी या कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में जो है एजुकेशन रिफॉर्म हुई, इसलिए असली बदलाव जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद हम बोल सकते हैं तेज़ी से आया। अब इंडिपेंडेंस के बाद पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 21 इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि देखिए आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की, 15 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की, और 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात की गई। संविधान ने जो है वुमेन को बराबरी का बिल्कुल अधिकार दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। फिर है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976, की दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही लीगल है। ठीक है, सेम वर्क के लिए मैन और वुमेन को जो है इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। ये किस में कहा गया, ये समान पारस्परिक अधिनियम में कहा गया कि यह जो है कानून जो है महिला को घरेलू हिंसा से क्या करता है, सुरक्षित करता है। फिर है डीवी एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013, कि देखिए डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 में आया। इसने यह महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा से प्रोटेक्ट करता है। सेक्सुअल हरासमेंट की वर्क प्लेस पर जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाया गया। ठीक है, फिर इंडिया 1018 ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चैलेंजेस रिमेन, कि आज भी जो है जेंडर इनइक्वालिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, जैसे पे गैप, सेफ्टी इशू, लेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोग्रेस हुई है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, आज भी बाकी हैं, चैलेंजेस अभी भी रिमेन हैं। ठीक, प्रोग्रेस इन स्पोर्ट्स, डिफेंस, जुडिशरी एंड कॉरपोरेट सेक्टर, कि आज जो है वुमेन हर फील्ड में आगे बढ़ सकती है, जैसे स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, जुडिशरी में या कॉरपोरेट सेक्टर में। वुमेन पायलट्स बन सकती हैं, साइंटिस्ट बन सकती है, आर्मी ऑफिसर्स बन सकती हैं, इवन जज बन सकती हैं, और इवन बन रही हैं। ठीक है, आज का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड है ना, वो काफ़ी चेंज हुआ है, जहाँ पर वुमेन्स को जो है बहुत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है जो आज भी वुमेन्स जो हैं चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। तो कॉनिकल पीरियड में जो है सोशल रिफॉर्मर ने वुमेन अपलिफ्टमेंट को शुरू किया। मॉडर्न इंडिया में जो है वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन मिले। तो आज जो है वुमेन हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन हम कह सकते हैं चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं। ये आपको कंक्लूजन में लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जेंडर डेफिनेशन एंड क्रॉस कल्चर प्रोस्पेक्टिव। जेंडर हम पढ़ चुके हैं, जेंडर क्या होता है, तो चलिए दोबारा देख लेते हैं कि रोल्स, बिहेवियर एंड आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी एंड कल्चर, नॉट बायोलॉजिकल, डिटरमाइंड, शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल सी देमसेल्फ एंड आर सीन बाय अदर्स। मतलब जेंडर का मतलब है कि ये वे रोल्स और बिहेवियर और आइडेंटिटीज़ जो सोसाइटी और कल्चर बनाते हैं। जेंडर जो है समाज द्वारा बनाई गई पहचान और हम कह सकते हैं हमारी भूमिकाएं हैं।
जेंडर बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि सोशल कॉन्सेप्ट है कि जो बॉय है वो रोता नहीं है, जो लड़कियां हैं वो सिर्फ खाना बना सकती है। तो ये बॉडी नहीं सिखाती, ये कौन सिखाती है? सोसाइटी सिखाती है। कि अगर कोई सोसाइटी कहती है कि पिंक जो है गर्ल का कलर होता है, तो ये क्या है? ये जेंडर नॉर्म्स हैं जो बायोलॉजी नहीं है, जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड ऑन किया है कि क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव बताने हैं। ठीक है, अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य बताने हैं। तो देखिए, क्या जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल तक सीमित है? डिफरेंट सोसाइटीज़ में जेंडर को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। ठीक है, क्या सभी देशों और कल्चर में जो है लड़के और लड़कियों के रोल सेम होते हैं? नहीं। कुछ सोसाइटीज़ में वुमेन को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और कुछ में कम। तो इसलिए जेंडर क्या है? एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फर्स्ट है जेंडर आ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड बाइनरी मेल या फीमेल। कि जेंडर वेस्टर्न सोसाइटी में जो जेंडर है उसको सिर्फ मेल फीमेल तक नहीं सीमित रखा जाता, बल्कि उनको कैसे देखा जाता है? स्पेक्ट्रम की तरह, जैसे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन LGBTQ+ राइट्स इक्वलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। की वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्सनल फ्रीडम और इक्वलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पीपल को जो है आइडेंटिटी जो है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको फ्रीली चूज़ करने के लिए इनकरेज किया जाता है। फिर है फेमिनिस्ट मूवमेंट सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म अंडर जेंडर नॉर्म्स। की फेमिनिस्ट मूवमेंट ने जो है वुमेन राइट्स और जेंडर इक्वलिटी के लिए काम किया है, जैसे इक्वल पे, इक्वल एजुकेशन और वोटिंग राइट्स। इन आंदोलनों ने जो है ना सोसाइटी की सोच को काफ़ी हद तक बदला है। फिर बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से कि थर्ड जेंडर हिजड़ा या किन्नर हिस्टोरिकल रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में जो है किन्नर कम्युनिटी को जो है हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज किया गया। भारत में जो है इसको थर्ड जेंडर की हम बोल सकते हैं पहचान दी गई। फिर है NALSA जजमेंट 2014 SC रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर। कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ट्रांसजेंडर पर्सन को ऑफिशियली जो है थर्ड जेंडर माना। ठीक है, जो इसके लिए एक जजमेंट हुआ वो है नालसा का। इस जजमेंट ने जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीगल आइडेंटिटी दी। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग पैट्रिकल नॉर्म्स इन रूरल मोरल इक्वलिटी इन अर्बन इंडिया। कि इंडिया के कई रूरल एरियाज़ में जो है आज भी पैट्रियार्की स्ट्रॉन्ग है, कि बॉयज़ को जो है ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और गर्ल्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अर्बन एरियाज़ में जेंडर इक्वलिटी और कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई जाती है। आज वुमेन जॉब, स्पोर्ट्स और लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ रही हैं। फिर अफ्रीकन एंड इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव। कि फर्स्ट है जैसे मैट्रिनियल सोसाइटी लीनेज पासिस थ्रू द मदर। की कुछ सोसाइटी में ना फैमिली लिंगेज मदर से चलता है। प्रॉपर्टी और फैमिली नेम जो है मदर साइड से जाते हैं। फिर नेटिव अमेरिकन टू स्प्लिट मोर देन टू जेंडर रिकॉग्नाइज्ड। कि कुछ नेटिव अमेरिकन कल्चर जो है 2 से अधिक जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, हर कल्चर जो है जेंडर को हम कह सकते हैं अलग तरीके से समझता है। क्लोज कल्चर स्टडी जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट डेस्टिनी। मतलब हम क्रॉस कल्चर कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर में जेंडर रोल्स जो हैं डिफरेंट होते हैं। जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि डेस्टिनी है। यानी सोसाइटी जो है जेंडर रोल्स बनाती है, ये जन्म से फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें कि इंडिया के कुछ विलेजेस में ना गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन सिटीज़ में वुमेन पायलट्स, पुलिस ऑफिसर्स और CEO सब बन रही हैं। इसका मतलब जो है जेंडर रोल्स जो हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन करिकुलम मीनिंग एंड एक्टिविटीज़ एंड जेंडर रीइंफोर्समेंट। कि गुप्त पाठ्यक्रम, अर्थ गतिविधियाँ एवं लिंग नियमों का सूत्रीकरण। मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम। देखिए, हिडन करिकुलम का मतलब होता है गुप्त पाठ्यक्रम। कि देखिए स्कूल सिर्फ जो है किताबों से नहीं सिखाता। स्कूल का एनवायरनमेंट, टीचर का बिहेवियर,
और एक्टिविटीज़ भी जो है ना बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, इसे ही कहते हैं हिडन करिकुलम। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि क्लास मॉनिटर अक्सर बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स को जो है डेकोरेशन और बॉयज़ को जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं? यही हिडन करिकुलम है जो ऑफिशियली जो है ना सिलेबस में नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट सीख जाते हैं। कि अनरिटन अनऑफिशियल लेसन एंड वैल्यू लर्न इन स्कूल नॉट इन अ फॉर्मल सिलेबस ट्रांसमिटेड थ्रू स्कूल कल्चर। कि स्कूल में जो बातें बिना किताबों के इनडायरेक्टली सिखाई जाती हैं उन्हें हिडन करिकुलम कहते हैं, जो स्कूल कल्चर से सीखा जाए लेकिन सिलेबस में ना हो। यही क्या है, हिडन करिकुलम होता है। कि अगर टीचर जो है हमेशा बॉयज़ को लीडरशिप रोल में देखे और गर्ल्स को जो है क्लीनिंग वर्क में देखे, तो बच्चे जो है ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि लीडरशिप ना वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होती है। एक्टिविटीज़ इन स्कूल हिडन करिकुलम कि बॉयज़ जैसे मॉनिटर लीडरशिप, गर्ल्स क्लीनिंग एंड डेकोरेशन ड्यूटीज़, बॉयज़ जैसे क्रिकेट फुटबॉल, गर्ल्स डांस और आर्ट, बॉयज़ प्रेस्ड फॉर अल्टरनेटिव्स और गर्ल्स स्कोल्ड फॉर सेम करियर, बॉयज़ इंजीनियरिंग, गर्ल्स नर्सिंग एंड टीचिंग। तो स्कूल में देखिए कई बार बॉयज़ को मॉनिटर या लीडर बनाया जाता है, जबकि गर्ल्स को जो है डेकोरेशन वर्क दिया जाता है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बॉयज़ को क्रिकेट फुटबॉल दी जाती है और लड़कियों को डांस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाता है। ठीक है, जैसे अब डिफरेंट प्रेज एंड स्कोल्डिंग है कि अगर बॉय जो है लाउडली बोले तो कहते हैं कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर गर्ल लाउडली बोले तो यही बदतमीजी हो जाती है। मतलब सेम बिहेवियर के लिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन, यही क्या है, हिडन करिकुलम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे बचपन से कुछ करियर जो है बॉयज़ और कुछ गर्ल के लिए सूटेबल माने जाते हैं। कि बॉयज़ जो है इंजीनियरिंग में अच्छे होते हैं, गर्ल्स जो है टीचिंग में और नर्सिंग में अच्छी होती है। हाउ इट रीड फॉर जेंडर रूल्स, यह लिंग नियमों को कैसे सुदृढ़ करता है। कि डेली रिपीटेशन मेक जेंडर रोल्स अपीयर नॉर्मल। कि दैनिक दोहराव से लिंग भूमिकाएं सामान्य लगती हैं। साथियों का दबाव बच्चों को लिंग मानदंडों के अनुरूप करता है। शिक्षक अनजाने में भाषा से अपने लिंग पूर्वा देते हैं। और विद्यालय अवसंरचना भूमिकाएं सुदृढ़ करती हैं। मतलब कि जब सेम जेंडर रोल्स जो रिपीट होते हैं तो वो नॉर्मल लगने लगते हैं। हर बार जो है बॉयज़ को लीडर बनाना। फ्रेंड्स भी ना बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि जेंडर नॉर्म्स को फॉलो करो। कि अगर कोई बॉय डांस करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। टीचर्स अननोइंगली ट्रांसमिट जेंडर बायस बाय लैंग्वेज, कई बार जो हैं टीचर्स अननोइंगली जेंडर बायस दिखाते हैं। जैसे टीचर्स जो है मैथ के क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा बॉयज़ से पूछते हैं, है ना। स्कूल अरेंजमेंट में भी जो है जेंडर रोल्स रीइंफोर्स होता है, जैसे सेपरेट लाइंस देना, सेपरेट एक्टिविटीज स्पेसेस देना। ठीक है, फिर है काउंटर मेजर्स कि जेंडर सेंसिटिव टीचर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इक्वली इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़। कि टीचर्स को जेंडर इक्वलिटी के बारे में ट्रेन करना जरूरी है। टीचर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स है ना, दोनों को हर एक्टिविटी में इक्वल चांस मिलना चाहिए। जैसे गर्ल्स को भी स्पोर्ट्स में चांस मिलना चाहिए और बॉयज़ को भी डांस में या आर्ट में मिलना चाहिए, है ना। स्कूल एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टेरियोटाइपिंग ना हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं एजुकेशन रोल इन इम्प्रूविंग वुमेंस कंडीशन एंड पॉलिसीज़। की रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। पहले ना महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा जाता था, लेकिन आज एजुकेशन जो है वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। तो रोल पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है सोशल रोल्स कि चाइल्ड मैरिज, डोरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। कि एजुकेशन महिलाओं को सोशल प्रॉब्लम के खिलाफ जागरूक बनाती है, जैसे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, डोरी सिस्टम के खिलाफ या डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। शिक्षित महिलाएं ना अपने राइट समझती हैं और गलत चीज़ों का जो है वो विरोध कर सकती हैं। अगर एक लड़की एजुकेटेड होती है ना तो वह कम उम्र में शादी करने से जो है मना कर देती है। फिर है इकोनॉमिक्स गिव्स एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मैन। की एजुकेशन महिलाओं को जो है रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता देती है, जैसे टीचर बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस वुमेन। जब वुमेन ना खुद कमाती है तो डिपेंडेंस क्या होती है, कम हो जाती है। फिर पॉलिटिकल एजुकेटेड वुमेन वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। की शिक्षित महिलाएं ना वोटिंग और गवर्नेंस में भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे वाइजली वोटिंग दे सकती हैं, पंचायत पार्टिसिपेशन कर सकती है, लीडरशिप रोल कर सकती हैं। एजुकेशन वुमेन को जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। फिर हेल्थ के रिगार्डिंग रोल क्या होता है। एजुकेटेड मदर्स
मैटरनल एंड इन्फेंट मोरलिटी, कि एजुकेटेड मदर्स जो है ना हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रहती है, जैसे चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए या क्लीननेस के लिए। इससे मैटरनल और इन्फेंट मोरालिटी क्या होती है, कम हो जाती है। फिर है इकोनॉमिक, फीमेल एजुकेशन रिड्यूस पॉवर्टी नेशनली, कि जब वुमेन एजुकेटेड और एम्प्लॉय होगी तो फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। जब कहते हैं ना हस्बैंड के साथ जो है वाइफ भी कमाने लगती है तो इनकम डबल हो जाती है, परिवार और अच्छे से पल सकता है। तो इससे क्या हो गया, नेशनल पॉवर्टी भी कम हो जाती है। तो वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ना गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ और स्कीम शुरू की हैं। अब वो स्कीम और पॉलिसीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, गर्ल्स एजुकेशन और सेक्स रेशो का सुधारना, कि सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ठीक है। KGBP मतलब कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, की SC और ST और माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए जो है रेजिडेंटल स्कूल खोले गए। जो गर्ल्स रिमोट एरियाज़ में रहती है ना उन्हें एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। फिर है NSIG स्कॉलरशिप, की गर्ल्स एनरोलमेंट और स्कूल रिटेंशन बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि गर्ल्स जो है बीच में स्कूल ना छोड़ें। फिर महिला समाख्या, की एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू एजुकेशन, यह प्रोग्राम जो है ना रूरल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया गया, जैसे उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। फिर NEP 2020 जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशन रिड्यूस गर्ल्स ड्रॉप आउट, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो है ना जोर देती है। उनका गोल क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, रिड्यूस कम करना ड्रॉप आउट्स को। ठीक है। फिर समग्र शिक्षा, की जेंडर इक्वलिटी अक्रॉस ऑल स्कूल ग्रेड्स, की यह स्कीम जो है सभी स्कूल लेवल पर जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करती है, जिससे जो है एजुकेशन वुमेन को कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंट बनाती है। और एजुकेटेड जो है मदर बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकती है। अगर एक एजुकेटेड वुमेन टीचर बनती है तो वह खुद नहीं बदलती, अपने बच्चों और पूरी सोसाइटी को भी एजुकेट कर सकती है। ठीक है। कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एजुकेशन जो है ना महिलाओं की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हेल्थ कंडीशन सुधारती है। गवर्नमेंट स्कीम की वजह से गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिला है ना, जिससे गवर्नमेंट स्कीम जो मिली है उससे गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया। वुमेन एजुकेशन सोसाइटी और नेशन डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट मीनिंग, फैक्टर एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है। ठीक है। तो देखिए, क्या सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग बनने से डेवलपमेंट हो जाता है, नहीं होता। जब सोसाइटी के लोगों को जो है ना एजुकेशन, हेल्थ, इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, तभी सोशल डेवलपमेंट होता है। तो अगर किसी सोसाइटी में हम बोलें कि गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी हो तो क्या उसे डेवलप सोसाइटी कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है सभी लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट, की प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑल इंडिविजुअल वेल बींग विया स्ट्रक्चरल चेंज इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, कि समाज के सभी लोगों के जीवन स्तर और वेल बींग को बेहतर बनाना ही क्या है, सोशल डेवलपमेंट होता है। देखिए, जब सोसाइटी में इक्वालिटी, एजुकेशन और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है ना तो उसे ही कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में ना सिर्फ मनी शामिल नहीं होती, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एजुकेशन होती है, हेल्थ होती है, जेंडर इक्वलिटी होती है या ह्यूमन राइट्स होते हैं। अगर हम मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर गांव में गर्ल्स को एजुकेशन मिले, हॉस्पिटल बने और डिस्क्रिमिनेशन कम हो तो वो क्या होगा, वो सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। फैक्टर्स पढ़ लेते हैं सोशल डेवलपमेंट के। पहला है पॉवर्टी, लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, कि गरीबी जो है लोगों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज से क्या करती है, दूर रखती है। पुअर फैमिलीज़ कई बार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती, तो पॉवर्टी जो है डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। फिर है इलिटरेसी,
परस्पेक्टिव्स इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस जनरेशन, की एजुकेशन की कमी जो है इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। अनएजुकेटेड पीपल हम बोलेंगे तो कई बार क्या होता है, अपने राइट्स को नहीं पहचान पाते। एजुकेशन जो है सोशल डेवलपमेंट की ही की होती है। कास्ट एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, की डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ को सीमित कर देती है। कुछ लोगों को कास्ट के कारण जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी एक्सक्लूड वुमेन फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, कि अगर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना तो सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। लेस एजुकेशन फॉर गर्ल्स या लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हाफ पॉपुलेशन को पीछे रख के हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी कभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाफ पॉपुलेशन को पीछे रख के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर है सोशल कन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट, क्या है सामाजिक संघर्ष और उसका प्रभाव। सामाजिक संघर्ष का मतलब होता है कि जब ग्रुप्स पावर या राइट्स या रिसोर्स के लिए आपस में टकराते हैं तो उसे सोशल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सामाजिक संघर्ष मतलब किसी भी पावर की वजह से, राइट्स की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से जब आपस में ही लोग टकराते हैं, लड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक संघर्ष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये किसी की वजह से भी हो सकता है, जैसे क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, रिलीजियस है या एथनिक कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गए, जैसे वॉयलेंस बढ़ेगा, कि कन्फ्लिक्ट कई बार वॉयलेंस और रोड्स में भी बदल जाते हैं, मतलब दंगे हो जाते हैं। डिसप्लेसमेंट मतलब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। डिसरप्शन ऑफ सर्विस यानी कि स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट जो है वो भी प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं, मूवमेंट लेड टू लीगल रिफॉर्म एंड राइट एक्सपेंशन, की हर कन्फ्लिक्ट हमेशा बुरे नहीं होते, हम बोलेंगे कई सोशल मूवमेंट जो है सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज भी लाते हैं। जैसे अब एग्जांपल है दलित मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट, इस आंदोलन ने ना राइट्स और इक्वलिटी को बढ़ाया था। अब पढ़ते हैं पिलर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्या पिलर्स है, एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस जेंडर इक्वलिटी प्लस सोशल जस्टिस। एजुकेशन क्यों, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है पॉवर्टी को कम करती है। जेंडर इक्वलिटी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल राइट्स देती है। और सोशल जस्टिस हर व्यक्ति को जो है फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक है, इसकी वजह से बेटर सोसाइटी बनेगी, इनइक्वालिटी को समझा जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये सब क्या होगा और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन जेंडर्स थ्योरीज, जिसमें सोशलाइजेशन और जेंडर डिफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं पहले। ठीक है, इसमें 4 थ्योरीज़ हैं, एक थ्योरी स्ट्रक्चरल थ्योरी भी है और डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में। ये वेरी शॉर्ट में भी बहुत बार आता है और शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन थ्योरी क्या है, जेंडर इज़ लर्न नॉट इनेट बाय सोशल इंटरेक्शन, एजेंट फैमिली हो सकती है, स्कूल, रिलीजन, पीयर्स, मीडिया। थ्योरिस्ट कौन थे इसके, जॉर्ज हर्बर्ट मिड और पर्सन एंड बेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स सिर्फ डॉल से खेलती हैं और बॉयज़ ट्रक्स या कार से खेलते हैं। एक्सप्लेन कि हाउ जेंडर रोल्स आर इम्पोज फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब सोशलाइजेशन थ्योरी का क्या हुआ कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेंडर रोल्स ना जन्मजात नहीं होते बल्कि सोसाइटी से सीखे जाते हैं। जेंडर जो है लर्न होता है, इनबॉर्न नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं जानता कि लड़के को जो है ब्लू पहनना है, लड़कियों को पिंक पहनना है। ये कौन सिखाता है, ये सोसाइटी सिखाती है ना। और फैमिली जो है इसका सबसे बड़ा एजेंट है। ठीक है, कि गर्ल्स जो है डॉल से खेलती हैं और बॉयज़ जो है कार से खेलते हैं। तो सब हम बोल सकते हैं कि जेंडर रोल्स जो हैं सबसे पहले फैमिली से ही शुरू होते हैं। स्कूल में जेंडर बिहेवियर सिखाया जाता है, जैसे बॉयज़ जो हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं, गर्ल्स जो है डेकोरेशन करती हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे ये रिलीजन है, तो रिलीजन में भी कि चिल्ड्रन जो है सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करके ही बिहेवियर सीखते हैं। अब उन्होंने ट्रेडिशनल फैमिली में रोल एक्सप्लेन किए हैं, जैसे फादर जो है वो उसका अर्निंग का रोल है, मदर जो है केयरिंग का रोल है। तो ये सब जो है इस सोशलाइजेशन थ्योरी का पार्ट है, मतलब जो सोसाइटी द्वारा जो है बच्चे में डाला जाता है। यह थ्योरी बताती है कि जेंडर इनइक्वालिटी कैसे जो है बचपन से ही शुरू हो जाती है। ठीक है,
फिर है जेंडर डिफरेंस थ्योरी कि आर मेल फीमेल डिफरेंस बायोलॉजिकल और सोशल इन ऑर्गन की यह थ्योरी जो है मेल और फीमेल डिफरेंस के कारणों को एक्सप्लेन करती है। कैन बी डिफर या मे बी डिफर बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल। ठीक है कि बायोलॉजिकल व्यू डिफरेंस फ्रॉम हार्मोन एंड ब्रेन स्ट्रक्चर कि कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हार्मोन्स और ब्रेन स्ट्रक्चर के कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस होना। बायोलॉजी जो है कुछ रोल प्ले करती है। ठीक। सोशल व्यू डिफरेंस फ्रॉम सोशलाइजेशन एंड कल्चर नॉर्म्स कि बिहेवियर का बड़ा हिस्सा ना हमारा सोसाइटी और कल्चर से आता है कि गर्ल्स जो है इमोशनल होती हैं, बॉयज़ जो हैं स्ट्रांग होते हैं। ये सोसाइटी बार बार बोलती है तो बच्चा सीख जाता है। ठीक है। फिर है कैरल ग्लीनिंग यानी कि वुमेन केयर और एथिक्स मैन जस्टिस एंड एथिक्स कि कैरल ग्लिनन ने कहा कि वुमेन केयर एथिक्स पर ज़्यादा फोकस करती है और मैन जो है जस्टिस एथिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है कि वुमेन जो है रिलेशन और केयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और मैन जो हैं वो रूल्स और जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशियल स्कूल ट्रीटमेंट यह थ्योरी ना स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के डिफरेंट ट्रीटमेंट को हम बोल सकते हैं समझने में हेल्प करती है कि बॉयज़ जो हैं इनकरेज किए जाते हैं मैथ्स के लिए और गर्ल्स को इनकरेज किया जाता है आर्ट्स के लिए। हम पता है सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर एक बच्चा रोता है, बच्चा मतलब एक बॉय रोता है, तो लोग कहते हैं बॉयज़ डोंट क्राई, और अगर गर्ल रोती हैं तो इट्स नॉर्मल क्योंकि गर्ल्स तो रो सकती हैं, गर्ल इमोशनल फूल होती हैं। तो सोशलाइजेशन थ्योरी कहती है कि जेंडर रोल जो है वो सोसाइटी से सीखे जाते हैं और जेंडर डिफरेंस थ्योरी कहती है कि डिफरेंस बायोलॉजी और सोसाइटी दोनों से आ सकते हैं। दोनों थ्योरीज ना जेंडर बिहेवियर को ही समझने में हेल्प करती हैं। आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होती है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इमेंडेड इन सोशल इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट एटीट्यूड्स फैमिली इकोनॉमिक एजुकेशन एंड स्टेट क्रिएट अ मेंटेन एंड इनइक्वालिटी कि देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ जो है पर्सनल थिंकिंग नहीं है बल्कि सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन में ही छिपी होती है कि सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी होती है वो उसको पैदा और मेंटेन करती है। ठीक है। अगर सोसाइटी में वुमेन को कम सैलरी मिले, लीडरशिप रोल कम मिले और घर का काम जो है मोस्टली वुमेन करे तो ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे अब फैमिली है तो फैमिली बॉयज़ और गर्ल्स को अलग रोल देती है कि बॉयज़ जो हैं वो अर्निंग रोल प्ले करते हैं, गर्ल्स जो है वो हाउस होल्ड रोल प्ले करती हैं। अब इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम में भी कई बार वुमेन को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जैसे वेज गैप, सैलरी गैप, लेस प्रमोशंस या एजुकेशन है। स्कूल और करिकुलम भी स्टेरियोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बुक्स में भी मोस्टली जो है मेल साइंटिस्ट ही होते हैं। स्टेट क्रिएट करता है, मेंटेन करता है इनइक्वालिटी को, जैसे कई लॉज और सिस्टम है वो इनडायरेक्टली जो है इनइक्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक कि घर और वर्क प्लेस में जो है वर्क इक्वली डिवाइड नहीं होता। वुमेन जो है ऑफिस जॉब के साथ घर का काम भी करती हैं, इसे क्या कहते हैं डबल बर्डन हम बोल सकते हैं। ठीक। फोकस अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर एंड अनइक्वल एक्सेस टू पावर। थ्योरिस्ट कौन थे इसके? मार्क्स एंड एंगल्स इनइक्वालिटी रूटेड इन कैपिटलिज्म। मार्क और इलीगल ने कहा कि इनइक्वालिटी इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलिज्म से जुड़ी होती है। ठीक है। पावर और मनी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज इन लॉज एंड इकोनॉमिक नीडेड नॉट जस्ट अवेयरनेस कि सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा लॉज इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशन में भी चेंज करना ज़रूरी है, जैसे इक्वल लो पे लाना या इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को लाना। ठीक है। नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्टिव या पोस्ट रिस्ट्रक्टलिस्ट थ्योरी। तो इस थ्योरी का क्या मतलब था? यह थ्योरी जो है फिक्स्ड जेंडर कैटेगरी को चैलेंज करती है कि जेंडर जो है स्टेबल नहीं है, यह सोसाइटी द्वारा बनाया और बदलता रहता है। ठीक है। यह थ्योरी क्या कहती है कि जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल तक सीमित नहीं है। ठीक है। अब इसके जो वो थे ना थ्योरिस्ट, वो थे जूडिथ बटलर। उन्होंने कहा था कि जेंडर इज़ परफॉर्मेटिव, मतलब कि यानी जेंडर जो है बिहेवियर बार बार परफॉर्म करने से बनता है। जेंडर इनेक्टेड थ्रू रिपीटेड बिहेवियर नॉट इनर नेचर। अगर सोसाइटी बार बार गर्ल्स को जो है सॉफ्ट और बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग बिहेव करना सिखाती है तो लोग जो है यही रोल
परफॉर्म करने लगते हैं। जेंडर कहते हैं ना नेचुरल नहीं है, सोशली परफॉर्म्ड बिहेवियर भी हो सकता है कि बच्चा जो है, जो बॉय है वो रोता नहीं है और गर्ल्स जो हैं वो बहुत पोलाइट होती हैं। लैंग्वेज एंड डिस्कोजर क्रिएट एंड नॉर्मलाइज जेंडर नॉर्म्स, कि देखिए लैंग्वेज और डिस्कोजर जेंडर जो है स्टेरियोटाइप बनाते हैं, जैसे एक्ट लाइक अ मैन या गुड गर्ल्स स्टे क्वाइट, है ना। तो वर्ड्स भी जो है जेंडर एक्सेप्टेशन बनाते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक। एजुकेशन क्या है, अलाउ फ्लूड आइडेंटिटीज़ क्वेश्चन बाइनरी जेंडर नॉर्म्स, कि स्कूल को जो है ना फ्लूड आइडेंटिटीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए, स्टूडेंट को जो है स्टीरियोटाइप में फोर्स नहीं करना चाहिए, जैसे बॉयज़ कैन डांस, गर्ल्स कैन प्ले फुटबॉल। अगर कोई बॉय जो है पिंक कलर पहने और सोसाइटी उसे जज करे तो यह जो है फिक्स्ड जेंडर नॉर्म्स का एग्जाम्पल है। तो डीकंस्ट्रक्ट थ्योरी जो है ऐसे नॉर्म्स को चैलेंज करती है, हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो कहती है कि सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहती है कि जेंडर फिक्स्ड नहीं है, सोसाइटी इसे बनाती है। जो दोनों ही थ्योरी जो है जेंडर इक्वालिटी को समझने में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमिनिज्म मीनिंग एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। सबसे पहले पढ़ते हैं फेमिनिज्म का नारीवाद का मतलब। तो नारीवाद का अर्थ क्या होता है, वुमेन और मैन दोनों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलना, ना कि वुमेन को सुपीरियर मानना, कि पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन चैलेंजेस पैट्रियार्की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल ऑपरेशंस। मतलब फेमिनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो महिलाओं को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए काम करता है। महिलाओं के समान अधिकारों के लिए जो है चलाया गया आंदोलन ही क्या होता है, फेमिनिज्म कहलाता है। ठीक है। फेमिनिज्म जो है ना वो पैट्रियार्की और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, जैसे इक्वल एजुकेशन के लिए, इक्वल सैलरी के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी। ठीक है। फेमिनिज्म इक्वालिटी चाहता है, ना कि सुपरियरिटी। ठीक है। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, तो फर्स्ट वेव देखते हैं, सर्विस, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन राइट। देखिए पहली वेव जो आई ना उसमें वुमेन ने बेसिक राइट्स मांगे, जैसे वोटिंग का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार और एजुकेशन का अधिकार। ठीक है। सेकेंड वेव वर्क प्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स। सेकेंड वेव में ना सिर्फ वोटिंग नहीं, उन्होंने कहा वर्क प्लेस पे भी हमें इक्वालिटी चाहिए, जैसे इक्वल सैलरी, मैटरनिटी राइट्स। ठीक है। थर्ड वेव है इंटरसेक्शनलिटी, जेंडर, रेस एंड क्लास। थर्ड वेव में ना उन्होंने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की बात करी, क्योंकि हर वुमेन का एक्सपीरियंस देखिए सेम नहीं होता, जैसे जेंडर से, कास्ट से, रेस से या क्लास से। एक पुअर वुमेन और रिच वुमेन की प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। ठीक है। फोर्थ वेव है मी टू, डिजिटल फेमिनिज्म, बॉडी ऑटोनॉमी, कि सोशल मीडिया के जरिए ना वुमेन हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी फोर्थ वेव में। ठीक है। वुमेन ने ओपनली जो है वर्क प्लेस हरासमेंट के एक्सपीरियंस को शेयर किया। टेक्नोलॉजी फेमिनिज्म का टूल बन गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं फेमिनिज्म इन इंडिया, भारत में नारीवाद। बिगेन इन कॉनिकल पीरियड, सोशल रिफॉर्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल, कि इंडिया में फेमिनिज्म जो है ना वो सोशल रिफॉर्म और फ्रीडम स्ट्रगल से ही शुरू हुआ, जैसे सती एबोलिशन या वुमेन एजुकेशन। ठीक है। फिर है सावित्री बाई फूले, इंडिया फर्स्ट फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़, की सावित्री बाई फूले इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट मानी जाती थी। उन्होंने जो है 1948 में गर्ल्स स्कूल शुरू किया था। ठीक। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे चिपको आंदोलन, एंटी डोरी है या एंटी रेप मूवमेंट है, ठीक है, ये चलाया गया था। फिर POCSO 2012 एंड वर्क प्लेस SH एक्ट 2013, फेमिनिस्ट एक्टिविज्म रिजल्ट, कि चिल्ड्रन को जो है सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। वुमेन की जो वर्क प्लेस है उसके लिए सेफ्टी बनाना है, ये जो है फेमिनिस्ट एक्टिविटीज़ का रिजल्ट था। ठीक। फिर मी टू इंडिया, एक्सपोज वर्क प्लेस एंड मीडिया हरासमेंट, की अगर एक गर्ल कहती है कि उसे बॉयज़ जितनी एजुकेशन और फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो यह क्या था, फेमिनिज्म की सोच थी। मी टू का मतलब कि इंडिया में भी वुमेन ने जो है वर्क प्लेस और हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर है फोर फेमिनिस्ट अप्रोच एंड एजुकेशनल इंटरवेंशन, शैक्षिक हस्तक्षेप के 4 नारीवादी दृष्टिकोण। फर्स्ट है रेबिलर, रेडिकल, सोशलिस्ट,
और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट। ठीक, तो जो ये 4 फेमिनिस्ट अप्रोचेस थे ना, ये एजुकेशनल इंटरवेंशन यानी कि शिक्षा में सुधार की लाने के लिए नारीवादी दृष्टिकोण था। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में कि क्या सिर्फ गर्ल्स को स्कूल भेज देना ही जेंडर इक्वालिटी के लिए इनफ है? नहीं ना। तो जो डिफरेंट फेमिनिस्ट अप्रोचेस थे ना, वो अलग अलग तरीके से जो हैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अब पहला था उदार नारीवादी दृष्टिकोण। यह अप्रोच कहता था कि वुमेन और मैन को एजुकेशन में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि इक्वल एजुकेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे था? एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर इक्वालिटी को लाना, इक्वल करिकुलम को एजुकेशन को और जेंडर नेचुरल पॉलिसीज़ को, कि अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सेम सब्जेक्ट और सेम अपॉर्चुनिटी मिले तो ये क्या है? यह लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट अप्रोच। ये जो है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, यह अप्रोच कहती है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पैट्रियार्कियल है, यानी कि इसमें चेंज की ज़रूरत है। कि रेडिकल फेमिनिस्ट मानते थे कि स्कूल और करिकुलम जो है बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे मेल हीरोज़ ज़्यादा होते हैं, वुमेन को अचीवमेंट्स कम मिलती हैं। तो उनका फोकस किस पे था? वुमेन सेंटर्ड करिकुलम पर, फेमिनिस्ट टीचिंग मेथड्स पर, कि ये जो है स्कूल के अंदर होने चाहिए, कि अगर बुक्स में वुमेन साइंटिस्ट और लीडर्स को इक्वल इंक्लूड किया जाए तो यह रेडिकल फेमिनिस्ट आइडिया था। ठीक है, थर्ड है सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच, यानी कि समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद दृष्टिकोण। तो यह अप्रोच जो है ना, जेंडर इनइक्वालिटी को क्लास इनइक्वालिटी और कैपिटलिज्म से जोड़ती है, मतलब जेंडर प्लस क्लास इनइक्वालिटी टुगेदर। ठीक है, कि जो गरीब वुमेन है ना, उनको डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किस पर फोकस किया? कि एजुकेशन फॉर ऑल, कि एजुकेशन जो है सभी मार्जिनाइज ग्रुप तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो वुमेन हो, गरीब हो या माइनॉरिटीज़ वाले लोग हों। ठीक है, कि अगर पुअर गर्ल है ना, वो स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो यह क्या है? यह सोशलिस्ट फेमिनिज्म का कंसर्न है। ठीक है, फिर है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट अप्रोच। यह अप्रोच जो है फिक्स्ड जेंडर कैटेगरीज को चैलेंज करती है, कि जेंडर आइडेंटिटीज़ जो है वो फ्लैक्सिबल हों। कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहता था? कि सभी वुमेन का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, जैसे मल्टी आइडेंटिटीज़ होती हैं, डिफरेंस नैरेटिव्स होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस होते हैं, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइपिंग होती है, तो हर गर्ल सेम नहीं होती। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रिच या पुअर, सबकी प्रॉब्लम अलग हो सकती हैं। तो स्कूल को जो स्टूडेंट की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। बॉयज़ कैन डांस, गर्ल्स कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस मीनिंग, टाइप्स एंड कॉजेज एंड सॉल्यूशन। तो पहले पढ़ते हैं मीनिंग। बहुत अच्छे से ये तो लिख पाओगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, सिर्फ मारपीट नहीं होता, बल्कि किसी को डराना, धमकाना, उसकी इंसल्ट करना, उसको कंट्रोल करना या फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाना भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। तो क्या सिर्फ फिजिकली मारना ही वायलेंस है? नहीं, वायलेंस कई टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक। ठीक है, तो आपको इसके मीनिंग में क्या लिखना है? कि घर के अंदर ही किसी व्यक्ति पर जो है पावर और कंट्रोल करने के लिए किया गया अब्यूज़ बिहेवियर जो है डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है। घर में किसी को डांटना, मारना, चोट पहुंचाना या कंट्रोल करना क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस है। ठीक है, अगर किसी वुमेन को हर समय इंसल्ट किया जाए, बाहर जाने से रोका जाए, पैसे ना दिए जाए, तो ये भी क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स मैंने आपको बताया, फिजिकल में क्या आ गया? जैसे मारना, थप्पड़ मारना, पैर मारना, मतलब लात मारना, जलाना, यह सब जो है फिजिकल वायलेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जब किसी को फिजिकली हर्ट किया जाता है। फिर है सेक्सुअल वायलेंस, जब किसी की इच्छा के बिना सेक्सुअल एक्ट किया जाए, तो वो भी क्या है?
वो सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि सेक्सुअल वायलेंस है। मतलब जैसे फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनाना, एक्सप्लोटेशन करना, ठीक है। मैरिज के अंदर भी ये कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है कि एक औरत की इच्छा के बिना उसको सेक्सुअली जो है टच करना, ये एक क्राइम है, ठीक है। उसकी भी उसमें कंसेंट ज़रूरी होती है, ठीक। फिर इमोशनल कि थ्रेट्स, आइसोलेशन एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, जब किसी को मेंटली हर्ट किया जाता है, जैसे बार बार इंसल्ट करना, डराना, उसको अकेला महसूस करवाना, उस पर कंट्रोल करना। देखिए ये वॉयलेंस दिखाई नहीं देती लेकिन ये वॉयलेंस बहुत हार्मफुल होती है, ठीक। फिर इकोनॉमिक में कंट्रोलिंग मनी एंड प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि जब किसी के पैसे और एम्प्लॉयमेंट पर कंट्रोल किया जाए, जैसे पैसे ना देना, जॉब से रोकना, फाइनेंशियली डिपेंडेंस बढ़ाना, तो ये सब क्या है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के ही टाइप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। पैट्रियार्कल बिहेव, मैन हैव राइट्स टू कंट्रोल वुमेन, कि कुछ लोग मानते हैं कि पुरुषों को महिलाओं पर कंट्रोल करने का अधिकार है, तो ये क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है। या एल्कोहलिक या ड्रग एब्यूज ट्राइजर्स ऑफ इंटेंसिव वायलेंस, कि एल्कोहल और ड्रग्स कई बार वायलेंस को ट्रिगर करते हैं, जैसे नशे की हालत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है आदमी, है ना। इकोनॉमिक स्ट्रेस, पॉवर्टी एंड डोरी डिमांड्स, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डोरी डिमांड जो है कन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होना किसी का, डोरी का प्रेशर होना, ठीक। वुमेन फाइनेंशियल डिपेंडेंस मेकिंग लिविंग वेरी डिफ़िकल्ट, कि अगर वुमेन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो अब्यूज़िव रिलेशनशिप छोड़ना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सोल्यूशन या रोल ऑफ फैमिली क्या है इसका, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, हेल्पलाइन है 181, वुमेन शेल्टर, कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। विक्टिम के लिए हेल्पलाइन और वुमेन शेल्टर उपलब्ध हैं, है ना। फिर सपोर्टिव फैमिली, स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ्टी नेट फॉर विक्टिम, कि फैमिली सपोर्ट विक्टिम के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। विक्टिम को ब्लेम नहीं करना बल्कि उसको सपोर्ट करना, ठीक है। उसको एजुकेशन एनवायरनमेंट देना, अच्छा अवेयरनेस एनवायरनमेंट देना, ये सब क्या होता है ऐसे टाइम पर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल हरासमेंट इन स्कूल डेफिनेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशंस। विद्यालयों में यौन उत्पीड़न, परिभाषा, कारण एवं बचाव, मीनिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए इस स्कूल एक सेफ प्लेस होना चाहिए जहाँ बच्चे ना बिना डर के सीख सके, लेकिन जब कोई अनवांटेड बिहेवियर जो ना बच्चों को अनकंफर्टेबल, अनसेफ या फियरफुल महसूस कराए तो उसे ही सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। तो मीनिंग क्या है, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस क्रिएटिंग होस्टाइल ऑफेंसिव एनवायरनमेंट, की ऐसा अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर जो किसी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल, अनसेफ या ऑफेंडेड महसूस कराए वो ही सेक्सुअल हरासमेंट कहलाता है ना। अनचाहा बिहेवियर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हमें डर लगता है, हमें अच्छा फील नहीं होता, तो वो सब सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं, जैसे वर्बली हो सकता है, वर्बल में जैसे सेक्सुअल जोक्स करना, विस्लिंग करना मतलब सीटियाँ बजाना, अनवांटेड कमेंट्स करना, ठीक है। तो कई बार मजाक के नाम पर भी हम बोल सकते हैं हरासमेंट हो सकता है वर्ड्स के जरिए। फिजिकली जैसे अनवांटेड टचिंग या ग्रैबिंग या असॉल्ट, की अनवांटेड किसी को फिजिकली टच करना, ठीक है, कंसेंट के बिना जो है उसको छूना, ठीक है, ये भी क्या है, एक सेक्सुअल हरासमेंट है। फिर है विजुअल हरासमेंट, मतलब प्रोनोग्राफिक मटेरियल और ओपेंसिव गेस्चर, मतलब कि ओपेंसिव गेस्चर या इनएप्रोप्रिएट मटेरियल्स दिखाना, ठीक, अपने गेस्चर्स को सही ना देना, आंखों से इशारे करना, अश्लील तरीके से इशारे करना, तो ये क्या है, ये भी एक सेक्सुअल हरासमेंट ही है। फिर साइबर सेक्सटिंग, ऑनलाइन हरासमेंट एंड इंटीमेट इमेज शेयरिंग करना, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी जो है हरासमेंट करना, जैसे कि आज के टाइम पर डिजिटल एज में जो है साइबर सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत सारी इंटीमेटेड इमेजेस को शेयर करना, ये भी क्या है, एक सेक्सुअल हरासमेंट का ही एक प्रकार है, ठीक है।
फिर है कॉजेज इन स्कूल, विद्यालयों में क्या कारण हो सकते हैं कि पावर इम्बैलेंस, टीचर स्टूडेंट और ओल्डर यंगर पीयर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, नो क्लियर स्कूल पॉलिसीज़। मतलब कि जब कोई पावरफुल पर्सन अपनी पोजीशन मिसयूज़ करे, जैसे सीनियर जूनियर का प्रेशर हो गया, टीचर स्टूडेंट ऑथोरिटी मिसयूज़ हो गया, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस में कि स्टूडेंट कई बार नहीं जानते कि कौन सा बिहेवियर जो है हरासमेंट हो सकता है, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे किसी के साथ उल्टी सीधी मजाक करना, नहीं पता ना सामने वाले को वो कैसा लग रहा है मजाक, तो ये भी क्या है, एक हरासमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर स्कूल में क्लियर कंप्लेंट सिस्टम ना हो तो स्टूडेंट जो है रिपोर्ट करने से भी डरते हैं, तो ये सब पॉलिसीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए प्रिवेंशन मेजर क्या हैं, जैसे पॉस्को एक्ट 2012 मैंडेटरी रिपोर्टिंग आईसीसी इन एवरी स्कूल, कि पॉस्को एक्ट जो है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देता है। इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। ये सेकंड है आईसीसी कंप्लेन कमेटी, स्कूल में इंटरनल कंप्लेन कमेटी होनी चाहिए। पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन एंड गुड टच बैड टच अवेयरनेस, कि चिल्ड्रन को पर्सनल सेफ्टी और बाउंड्रीज़ को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, गुड टच बैड टच सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्रिएट सेफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू रिपोर्ट फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली, कि स्कूल ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां स्टूडेंट जो है बिना किसी डर के बात कर सके, विक्टिम को ब्लेम नहीं बल्कि सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। टीचर्स को जो है जेंडर सेंसिटिव और सपोर्टिव होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करना, लिसनिंग स्टूडेंट है ना, मतलब बच्चों को सुनना, इमिडिएटिंग रिपोर्ट करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल हरासमेंट में, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं वुमेन इन मीडिया एंड रोल ऑफ मीडिया इन स्टॉपिंग वायलेंस। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता बल्कि सोसाइटी की सोच को भी बदलता है। हम जैसे फिल्मों में एड्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ये सोशल मीडिया से हम जो भी कुछ देखते हैं बहुत कुछ हम इससे सीखते भी हैं। तो क्या मीडिया वुमेन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्या मीडिया वॉयलेंस रोकने में हेल्प करता है, तो यही हमें इसमें लिखने हैं टॉपिक्स में कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन मीडिया, की सबसे पहले है ऑब्जेक्टिफिकेशन, शो एज ब्यूटी ऑब्जेक्ट इन फिल्म एंड एड्स, कि देखिए कई फिल्मों और एडवर्टीज़मेंट में जो है ना वुमेन को सिर्फ ब्यूटी ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाया जाता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड करना, आइटम सॉन्ग्स करना, तो उनकी पर्सनैलिटी या टैलेंट से ज़्यादा ना अपेयरनेस पर फोकस दिया जाता है। स्टेरियोटाइपिंग शोन एज हाउसवाइफ, वीक और विक्टिम, की वुमेन को अक्सर वीक, इमोशनल या हाउसवाइफ रोल्स में दिखाया जाता है। हीरो कौन होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, हीरोइन डिपेंडेंट होती हैं। इससे सोसाइटी में ना क्या होता है, फिक्स जेंडर रोल्स बन जाते हैं। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन इन न्यूज़ एडिनियल रोल्स एंड एज लीड्स, की न्यूज़ चैनल या एडिटोरियल पोजीशंस और लीडरशिप रोल्स में वुमेन कम दिखाई देती हैं। मोस्ट एडिटर और डायरेक्टर ट्रेडिशनली मेल रोल प्ले करते हैं। फिर है सेंसलेटिज्म ऑफ क्राइम्स, रिविक्टिज्म वुमेन ऑफ टीआरपी, कि कई बार मीडिया जो है टीआरपी के लिए क्राइम्स को सेंसलेटेशन बना देती है, इससे विक्टिम को क्या होता है, फिर से मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, ठीक। पॉजिटिव ग्रोइंग वुमेन जर्नलिस्ट एडिटर डेंगल मैरी कॉम, कि देखिए अब पॉजिटिव साइड भी ज़रूर है, जैसे अब मीडिया में वुमेन जो है जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीमेल करेक्टर्स हैं, जैसे दंगल और मैरी कॉम देखिए आप। अब वुमेन को जो है स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट रोल्स में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये हमने पोजीशन बताई जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल को देखा, ठीक है। फिर है रोल ऑफ मीडिया इन स्टॉपिंग वायलेंस। पहला है रेजेस अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स एंड हेल्पलाइन, कि मीडिया लोगों को लॉज और हेल्पलाइन की जानकारी देता है, जैसे 100, 181 या 1091। अवेयरनेस जो है विक्टिम को हेल्प लेने के लिए इनकरेज करती है। फिर है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म एक्सपोज सिस्टमैटिक वायलेंस एंड फेलियर्स, कि जर्नलिस्ट जो हैं हिडन वायलेंस कॉजेज़ को सामने लाते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को, करप्शंस को या अब्यूज़ कॉजेज़ को, ठीक है। मीडिया जो है ट्रुथ एक्सपोज करने का काम करती है। फिर मी टू सोशल मीडिया क्रिएटेड ग्लोबल अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि सोशल मीडिया ने जो है वुमेन को अपनी स्टोरीज़ ओपनली शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया। इस मूवमेंट ने जो है ग्लोबल अवेयरनेस को क्रिएट किया था, कितना ज़्यादा वायरल हुआ था ये मी टू।
फिर निर्भया कवरेज, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 की मीडिया कवरेज ने जो है पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई और लॉ में बदलाव लाए, जैसे एक आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ठीक है। फिर है एरियल शेयर द लोड चैलेंज अनइक्वल हाउस होल्ड चोर्स की, इस कंपेनियन ने हाउस होल्ड वर्क को जो है सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने की सोच को जो है चैलेंज किया कि मैन और वुमेन दोनों घर के काम इक्वली कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन की, कमर्शियल इंटरेस्ट एंड टीआरपी प्रॉमिस जेंडर जस्टिस कवरेज। देखिए कई बार जो है मीडिया टीआरपी के लिए और प्रॉफिट के लिए जो है जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग कंप्राइज कम कर देता है। रिस्पॉन्सिबल जो है जर्नलिज्म क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सिर्फ एड सिर्फ वुमेन को किचन वर्क करते हुए दिखाए तो यह क्या है, स्टेरियोटाइप रीइंफोर्मेंस करता है। अगर मीडिया जो है वुमेन लीडर, एथलीस्ट, साइंटिस्ट को हाईलाइट करे तो सोसाइटी की थिंकिंग भी क्या होगी, पॉजिटिवली बदल जाएगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन प्रिवेंटिंग वायलेंस। फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म एक्सपोज वायलेंस एंड डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, कि न्यूज़पेपर और मैगजीन जो है हिडन वायलेंस केसेस को सामने लाते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को, करप्शंस को या अब्यूज़ रिपोर्ट्स को। इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म जो है ट्रुथ एक्सपोज करता है। फिर है एडिटोरियल्स एंड कॉलम शेप पब्लिक डिस्कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस, जो एडिटोरियल्स पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है, जैसे जेंडर जस्टिस है, वुमेन सेफ्टी है या चाइल्ड राइट्स हैं। लोग आर्टिकल्स पढ़कर ना सोशल इश्यूज़ को समझते हैं। फिर है पैम्पलेट्स एंड पोस्टर स्प्रेड इन्फो ऑन राइट्स लॉज एंड हेल्पलाइन, कि राइट्स लॉ और हेल्पलाइन की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर हमने पढ़ा था 181, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, 101, ठीक है। तो अवेयरनेस प्रिवेंशन का ये सबसे बड़ा टूल है। फिर सुपरवाइवर सक्सेस स्टोरीज इंस्पायर एंड एम्पावर अदर वुमेन, कि जब सुपरवाइवर एंड की इंस्पायरिंग स्टोरीज जो है पब्लिश होती है तो दूसरे विक्टिम को क्या होता है, करेज मिलता है। मीडिया जो है एम्पावरमेंट का सोर्स भी बन सकता है। फिर मीडिया प्रेशर लीड टू निर्भया फंड एंड स्केल्ड 2013, की मीडिया प्रेशर ने कई बार जो है गवर्नमेंट एक्शन लिए हैं, जैसे निर्भया फंड, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ठीक है। पब्लिक प्रेशर जो है रिफॉर्म लाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मीडिया, जैसे टीवी का क्या रोल है, ना आना इस देश लाडो, डोरी एंड फॉस्टिक इशू, कि इस सीरियल ने जो है डोरी और फीमेल फॉन्टिसाइड जैसे इशू पर अवेयरनेस दिखाई थी, ठीक है। एंटरटेनमेंट के जरिए जो है सोशल मैसेज दिया गया था। अब है रेडियो, जैसे रीचेस रूरल, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज इफेक्टिवली, तो देखिए रेडियो जो है रिमोट और रूरल एरियाज तक अवेयरनेस पहुंचाता है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस, वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम। सोशल मीडिया में जैसे कंपेनियन पिटिशंस, रियल टाइम रिपोर्टिंग, कि सोशल मीडिया कंपेनियन अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, जैसे मी टू है ना, या ऑनलाइन पिटिशन अवेयरनेस कंपेनियन। जब सोशल मीडिया जो है आवाज़ उठाने का पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। स्ट्रीमिंग डॉक्यूमेंट्री स्प्रेड अवेयरनेस ग्लोबली, कि डॉक्यूमेंट्रीज जो है रियल इशू को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाती हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी है, वो वुमेन राइट्स हैं, वॉयलेंस अवेयरनेस है, ठीक है। लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं मीडिया की, कि टीआरपी के लिए जो है क्राइम्स को सेंसेशनल बनाना विक्टिम को फिर से हर्ट कर सकता है, ठीक है। ये लिमिटेशंस भी होती हैं कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। डिजिटल डिवाइड, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर व्यक्ति तक इक्वली नहीं पहुंच पाती, जैसे रूरल एरियाज़ या पुअर इंटरनेट एक्सेस होने पर। अगर टीवी कंपनी और गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करे तो सोसाइटी की थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है ना। अगर मीडिया सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ दिखाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से देखिए, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, ठीक। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर एज एन एजेंट, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे आता है, रोल ऑफ अ टीचर एज एन एजेंट, या फिर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रोल ऑफ एन एजुकेशन एज एन एजेंट, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो अगर एजुकेशन का आता है तो देखिए, अगर इतना सा लिखोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूरा हो पाएगा। तो पहले आप एजुकेशन के बारे में लिखना, ठीक है, डेफिनेशन लिखना, एजुकेशन क्या है, आप ब्रीफली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, ठीक है। फिर आप ये लिखना कि परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा कैसे हेल्प करती है। ऐसे ही टीचर का लिखोगे तो टीचर के बारे में बताना थोड़ा सा, फिर टीचर की क्वालिटीज़ लिख सकते हो, फिर इनके बारे में हेडिंग डाल के लिख सकते हो। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो रोल पढ़ते हैं सबसे पहले एजुकेशन का। देखिए, सोसाइटी को बदलने की सबसे बड़ी जो पावर है ना, वो एजुकेशन ही है। इस बदलाव को जो पॉसिबल करता है वो कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि स्टूडेंट की सोच को, वैल्यू को, पर्सनैलिटी को भी बनाता है, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ना है एजुकेशन के बारे में। मोस्ट पावरफुल फोर्स फॉर सोशल चेंज की शेप वैल्यू एंड स्किल। कि देखिए, एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि वैल्यू और स्किल्स को भी डेवलप करती है। जैसे रिस्पेक्ट करना सिखाना, इक्वलिटी के बारे में बताना, कोऑपरेशन सिखाना। तो एजुकेशन जो है व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, ठीक है। चैलेंजेस सुपरस्टिशन, कास्ट बायस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कि एजुकेशन जो है अंधविश्वास, जातिवाद और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करती है। एजुकेशन जो है लोगों को इक्वालिटी और साइंटिफिक थिंकिंग को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। फिर एम्पावर मार्जिनलाइज्ड, जैसे वुमेन, SC ST, पुअर टू डिमांड राइट्स। कि एजुकेशन जो है कमज़ोर और डिप्राइव्ड ग्रुप को एम्पावर करती है, जैसे वुमेन है, SC ST के लोग हैं या गरीब लोग हैं। एजुकेशन जो है लोगों को अपने राइट्स समझने और मांगने की ताकत भी देती है। प्रमोट्स इक्वालिटी, डिग्निटी, सेकुलरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। कि एजुकेशन जो है इक्वालिटी, डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देती है। जैसे स्कूल्स बच्चों को सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस सिखाते हैं, ठीक है। फिर टीचर एज ए चेंज एजेंट, की रोल्स पढ़ लेते हैं। की रोल मॉडल। देखिए, टीचर जो है ना सोसाइटी में पॉजिटिव थिंकिंग और सोशल रिफॉर्म लाने का काम करता है। टीचर स्टूडेंट की सोच बदलकर सोसाइटी बदल सकता है। तो रोल मॉडल में क्या लिखेंगे? डिमोन्स्ट्रेट जेंडर इक्वल बिहेवियर इन क्लास। की देखिए, स्टूडेंट जो है टीचर्स को देखकर ही सीखते हैं। अगर टीचर क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करे तो स्टूडेंट में इक्वलिटी आएगी। वो उसी तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, इक्वलिटी को समझेंगे। तो टीचर का बिहेवियर जो है सबसे पावरफुल टीचिंग होता है। अवेयरनेस क्रिएटर, कि टीचर जो है स्टूडेंट को राइट्स, इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में अवेयर करता है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में सिखाता है, चाइल्ड राइट्स के बारे में सिखाता है या ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाता है। कम्युनिटी मोबिलाइजर, चेंज एटीट्यूड्स ऑन गर्ल्स एजुकेशन। टीचर सिर्फ जो है ना क्लासरूम तक सीमित नहीं होता बल्कि कम्युनिटी की सोच को भी बदलता है। टीचर पेरेंट्स को गर्ल्स एजुकेशन के लिए मोटिवेट करता है। फिर काउंसलर, आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्ट स्टूडेंट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। कि टीचर जो है स्टूडेंट की इमोशनल और सोशल प्लेटफॉर्म को समझकर जो है उसको सपोर्ट करता है, डिस्क्रिमिनेशन केसेस को देखता है, बुलिंग इशू को समझता है। टीचर स्टूडेंट के अंदर जो है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। क्रिटिकल थिंकर, इनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन नॉर्म्स। कि टीचर जो है स्टूडेंट को ब्लाइंड बिलीफ फॉलो करने के बजाय जो है क्वेश्चन करना सिखाता है। जेंडर स्टेरियोटाइप या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं टीचर में? जेंडर सेंसिटिविटी, एम्पैथी, एथिक्स एंड इक्वालिटी। कि सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना, स्टूडेंट की फीलिंग्स को समझना, क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना। देखिए, अगर टीचर जो है गर्ल्स को साइंस सब्जेक्ट्स लेने के लिए इनकरेज करे तो यह सोशल चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। टीचर और एजुकेशन जो है कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल चेंज में, क्योंकि वो बेटर सोसाइटी बनाते हैं, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेटिक वॉलेंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एक टीचर और जो एजुकेशन है वो मिलकर जो है एक सोसाइटी को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन जो है सोशल चेंज का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है और टीचर जो है स्टूडेंट की सोच और वैल्यू को शेप करता है। इक्वालिटी, अवेयरनेस और ह्यूमन राइट्स प्रमोट करना टीचर की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चिल्ड्रन राइट्स, रूल्स एंड प्रोग्राम्स इन ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। मानव अधिकारों के दायरे में बच्चों से संबंधित नियम एवं कार्यक्रम।
देखिए, बच्चे ना सिर्फ फ्यूचर का नेशन नहीं होते, बल्कि उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चों के कौन कौन से अधिकार होते हैं, भारत सरकार बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए कौन कौन से लॉ और प्रोग्राम चलाती हैं, तो आज हम इस टॉपिक में वही पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है जैसे UNCRS 1989 फोर कोर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। UNCRC मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के लिए जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बच्चों के राइट्स के लिए, सॉरी। ठीक है। इसमें जो है बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना बताया है। ठीक है। जैसे सर्वाइवल, लाइफ, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर एंड हेल्थ केयर, कि हर बच्चे को हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है, फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशंस। ठीक है। वैक्सीनेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है सर्वाइवल राइट्स का हिस्सा है। फिर है डेवलपमेंट राइट्स, जैसे एजुकेशन, प्ले, लेजर एंड लेक्चर एक्सप्रेशन, की बच्चों को जो है एजुकेशन, प्ले और कल्चर और एक्टिविटीज़ का अधिकार है, जैसे स्कूल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज़। चाइल्ड डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ओवरऑल ग्रोथ है। ठीक है। फिर प्रोटेक्शन राइट्स में क्या है, फ्रॉम अब्यूज़, नेग्लेक्ट, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, कि बच्चों को अब्यूज़, चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन। ठीक है। पार्टिसिपेशन राइट्स, कि वॉइस इन ऑल डिसीजन अफेक्टिंग दैम, कि बच्चों को जो है अपनी बात रखने और डिसीजन में वॉइस देने का अधिकार है। स्कूल एक्टिविटीज़ में ओपिनियन देना। ठीक है। अब की इंडियन लॉज पढ़ लेते हैं, बच्चों के लिए क्या कानून है। जैसे RT एक्ट 2009, जिसमें क्या कहा गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to एज ग्रुप। ठीक है, सॉरी 6 to 14 ईयर्स एज। ठीक है, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर है POCSO एक्ट 2012, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, कि यह लॉ जो है बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन देता है। चाइल्ड सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक। हम और इंडियन लॉज पढ़ लेते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट, नो वर्क बिलो 14 ईयर्स ओल्ड, की 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना क्या है, इलीगल है। चिल्ड्रन को जो है लेबर नहीं, एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर है किशोर न्याय 2015, बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा, मतलब यह लॉ जो है चिल्ड्रन की केयर, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन पर फोकस करता है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम, ICDC न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड अर्ली एजुकेशन फॉर अंडर 6, कि 6 ईयर से कम बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है, या मतलब जैसे पोषण है, टीकाकरण है और अर्ली एजुकेशन है, उसका प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब प्रोग्राम के लिए है। जैसे आंगनवाड़ी सर्विस दी जानी चाहिए, मिड डे मील स्कीम, फ्री मील मिलना चाहिए, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करने के लिए। NCLP मतलब नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, चाइल्ड लेबर्स के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम है। चिल्ड्रन 1098, चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर है ये। ठीक है। तो अगर किसी पुअर चाइल्ड को फ्री एजुकेशन और मिड डे मील मिले ना, तो वह स्कूल कंटिन्यू कर सकता है। यही चिल्ड्रन राइट्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम का पर्पस है। ठीक है। बच्चे को सेफ चाइल्डहुड देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, नेशन डेवलपमेंट करना। ठीक है, ताकि एवरी चाइल्ड जो है सर्वाइवल को क्योंकि डिज़र्व करता है, डेवलपमेंट डिज़र्व करता है, हर जगह प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन डिज़र्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट विद एग्जाम्पल। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट जो होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि सोसाइटी की सोच को भी बनाते हैं। हम एड्स के देख कर ना ब्यूटी, सक्सेस और जेंडर रोल्स के बारे में आइडिया बनाते हैं। क्या एडवर्टीजमेंट वुमेन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो यही हम पढ़ेंगे इसमें कि लेडीज़ के लिए यानी कि महिलाओं के लिए एडवर्टीजमेंट का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेडिशनल स्टेरियोटाइपल रिप्रेजेंटेशन, पहला हाउसवाइफ रोल, जैसे कुकिंग करते हुए दिखाना उन्हें, कि कई एड्स में वुमेन को सिर्फ किचन क्लीनिंग और चाइल्ड केयर रोल्स में दिखाया जाता है। डिटर्जेंट एड जैसे होते हैं, कुकिंग ऑयल एड्स होते हैं। इससे यह मैसेज जाता है कि हाउस होल्ड वर्क ना सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्यूटी ऑब्जेक्ट में भी होता है कि वुमेन को कई एड्स में अपीयरेंस और ब्यूटी तक सीमित दिखाया जाता है, जैसे फेयरनेस क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट,
ये इनर टैलेंट से ज़्यादा ना एक्सटर्नल ब्यूटी पर फोकस होता है। फिर डेकोरेटिव मॉडल इन अनरिलेटेड एड्स, जैसे कई अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी वुमेन को सिर्फ अट्रैक्टिव मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे कार एड्स में, इलेक्ट्रॉनिक एड्स में। उनका रोल प्रोडक्ट से क्या होता है, कम जुड़ा होता है, सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए उनको दिखाया जाता है। फेयर एंड लवली प्रमोटेड कलरिज्म एंड हार्मफुल ब्यूटी स्टैंडर्ड, जैसे फेयरनेस क्रीम एड्स ने फेयर स्किन को सक्सेस और ब्यूटी से जोड़ दिया, इससे हार्मफुल ब्यूटी जो है स्टैंडर्ड्स बढ़े। ठीक, तो ये सब होता है। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं कि रीइंफोर्स जेंडर रोल्स लिमिट वुमेन इंस्पिरेशन, की एड जो है फिक्स जेंडर रोल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे मैन अर्निंग करता है, वुमेन हाउस होल्ड वर्क कर सकती है, तो गर्ल्स ना कई बार सोचने लगती है कि उनका रोल लिमिटेड है। क्रिएट्स अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड, लो सेल्फ स्टीम इन गर्ल्स, की परफेक्ट ब्यूटी को दिखाने के लिए एड्स लो सेल्फ स्टीम क्रिएट कर सकते हैं। गर्ल्स अपनी अपीयरेंस को लेकर जो है इनसिक्योर फील करने लगती है। ठीक, प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम कि एरियल शेयर द लोड चैलेंज अनइक्वल चोर्स, एरियल शेयर द लोड सामान्य घरेलू कामों को चुनौती। कि अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें ना, तो इस कंपेनियन ने जो है ना अनइक्वल हाउस होल्ड वर्क को चैलेंज किया कि घर का काम जो है ना सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। नाइकी द डिडिंग सेलिब्रेटेड इंडियन वुमेन एथलीस्ट, कि इस एड ने इंडियन वुमेन एथलीस्ट को सेलिब्रेट किया था, वुमेन को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियंस के रूप में दिखाया था। फिर है टाइटन रग्गा, एम्बिशियंस वुमेन बैलेंसिंग करियर एंड लाइफ, की वर्किंग वुमेन और करियर ओरिएंटेड वुमेन को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया गया है कि वुमेन करियर और पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज कर सकती है। ठीक है। रिकमेंडेशंस भी पढ़ लेते हैं, जैसे ACSI मस्ट इन्फोर्स स्ट्रिक्टर एंटी सेक्सिस्ट एंड गाइडलाइंस, की ACCI को सेक्सियस्ट एडवर्टीजमेंट के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट रूल लागू करने चाहिए। ठीक है। इसका मतलब होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक। मीडिया लिटरेसी एजुकेशन टू क्रिटिकली एवेल्युएट एड्स, कि पीपल को एड्स को क्रिटिकली समझना सिखाना चाहिए। हर एडवर्टीजमेंट जो है रियलिटी नहीं दिखाता। एडवर्टाइजिंग वुमेन एज अचीवर्स नॉट जस्ट होम मेकर, कि वुमेन को अचीवर, लीडर और प्रोफेशनल के रूप में दिखाना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट, एथलीट या एंटरप्रेन्योर। अगर एड में सिर्फ मदर को किचन में और फादर को ऑफिस में दिखाया जाए तो यह क्या है, यह स्टेरियोटाइप रीइंफोर्स करता है। अगर एड में मैन और वुमेन दोनों को हाउस होल्ड वर्क करते दिखाएं तो इक्वलिटी क्या होती है, प्रमोट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेशंस टू रिमूव द डोरी सिस्टम फ्रॉम सोसाइटी। डोरी सिस्टम का तो आप इजीली लिख पाओगे दहेज प्रथा के बारे में, कि मैरिज के समय पर देखिए जब ब्राइड फैमिली यानी कि दूल्हा का जो परिवार है उसके द्वारा दुल्हन के परिवार से पैसा, गिफ्ट या प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसे दहेज कहा जाता है। ठीक है। पहले ना इसे हम कह सकते हैं ये ट्रेडिशन माना गया, लेकिन धीरे धीरे यह प्रेशर और डिमांड बन गया। ठीक। फिर है लीगल अंडर डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 यट डिस्पेयर्ड, कि डोरी प्रोविजन एक्ट जो 1961 के अनुसार दहेज लेना और दहेज देना इलीगल है, लेकिन सोशल प्रेशर और ग्रीड की वजह से ये आज भी जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। ठीक। डोरी डेथ, वुमेन किल्ड और ड्राइवन टू सुसाइड ओवर डिमांड्स, की कई वुमेन को डोरी डिमांड पूरी ना होने पर जो है हरासमेंट, वायलेंस या सुसाइड तक झेलना पड़ता है। न्यूज़ में डोरी डेथ केसेस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। फीमेल फॉन्टिसाइड, गर्ल अबॉर्ड टू अवॉइड फ्यूचर डोरी एक्सपेंसेस, कि देखिए कई फैमिलीज़ ना आज भी फ्यूचर की में दहेज ना देना पड़े, शादी के टाइम पर दहेज ना देना पड़े, और मतलब गर्ल्स को हम बोल सकते हैं बोझ समझना, उसकी वजह से जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को फॉलो करते हैं। मतलब आज भी बहुत सारी फीमेल जो हैं इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ठीक। प्रमोट आइडिया दैट डॉटर आर ना फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली, कि डोरी सिस्टम जो है बेटियों को इकोनॉमिक बर्डन की तरह प्रेजेंट करता है, यह जेंडर इनइक्वालिटी को भी और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है। अब लीगल मेज़र देख लेते हैं क्या उपाय होने चाहिए। कि देखिए डोरी प्रोविजन एक्ट जो 1961 में आया और IPC जो 498A है को स्ट्रिक्टली जो है लागू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक।
फिर है फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर डोरी हरासमेंट एंड डोरी डेथ केसेस, कि देखिए डोरी हरासमेंट और डोरी डेथ केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए ताकि विक्टिम को बहुत जल्दी जस्टिस मिल सके। एजुकेशनल एंड सोशल मेजर क्या है? एंटी डोरी कंटेंट इन सोशल एंड स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम, कि स्कूल और कॉलेज में ना एंटी डोरी अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। एजुकेशन माइंडसेट चेंज करने का, क्योंकि सबसे पावरफुल टूल है। फिर कम्युनिटी कंपेनियन, स्ट्रीट प्ले एंड पब्लिक प्लेज, कि स्ट्रीट प्ले, अवेयरनेस कंपेनियन और पब्लिक प्ले सोसाइटी की थिंकिंग बदल सकते हैं। ठीक है। रिलीजियस लीडर एंड एल्डर मस्ट पब्लिकली कंडेम डोरी, कि कम्युनिटी लीडर्स को ओपनली जो है डोरी कंडेम करनी